और मेरे शेरों, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सीखा अबाउट ऑल द एंटायर एस्पेक्ट्स ऑफ एल्कोहल्स। हमने पूरा एल्कोहल टॉपिक कवर अप कर लिया। हमने प्रिपरेशन मेथड भी सीखा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सीखी, बहुत तमीज से सीखी। सर हमने बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन सीखे जो सिर्फ एल्कोहल चैप्टर से ही पर्टेन नहीं करते, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पर्टेन करते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग वाले, डिग्री चेंज वाले, वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था सर जो हमने तमीज से पढ़ लिया। और अब हम पढ़ेंगे सर इस टॉपिक के अंदर अबाउट फिनॉल्स एज वेल एज ईथर्स। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले मैं आपको बता दूं कि फिनॉल के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट किससे रिलेटेड आता है। सो इट इज बेस्ड ऑन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं फिनॉल के बारे में वो रीजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और रीजन बेस्ड क्वेश्चन के साथ साथ इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। और केमिकल प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के ऊपर रीजन बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी बातें बहुत छोटी मोटी सी हैं। दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम बेस्ड, कौन सी क्या कैसे कैसे, आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, तो पहला टॉपिक ऑफ डिस्कशन डायरेक्टली फिनॉल के अंदर सीधा टॉपिक की शुरुआत होती है प्रिपरेशन मेथड से। क्यों? क्योंकि क्लासिफिकेशन ऐसा कुछ है नहीं है। नॉमेनक्लेचर के अंदर फिनॉल ही कंपाउंड का नाम है, और फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप जोड़ दोगे तो ऑर्थो पोजीशन पर कौन सा ग्रुप है वो उसके रिस्पेक्ट में आप नाम बता दोगे। बहुत टिपिकल बात नहीं है। मैं एक दो एग्जांपल आपको बता देता हूं कि लेट से सर हमें ये तो पता है कि बेंजीन रिंग के साथ जब OH ग्रुप जुड़ता है, दिस ग्रुप या फिर दिस कंपाउंड हैज इट्स ओन आइडेंटिटी एंड इज नोन एज फिनॉल। क्या बोलते हैं इस कंपाउंड को? फिनॉल बोलते हैं। अब फिनॉल की अगर आपने ऑर्थो पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर कोई भी ग्रुप लगा दिया तो बस पोजीशन के हिसाब से आप इस कंपाउंड का नाम लिख सकते हो। लेट्स से सर इसकी ऑर्थो पोजीशन पर कौन सा ग्रुप हमें नजर आ रहा है? मिथाइल ग्रुप। तो नंबरिंग के हिसाब से सर ये तो हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकंड कार्बन, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल फिनॉल। क्या बोल देंगे इस कंपाउंड को? 2 मिथाइल फिनॉल। बहुत बच्चों वाली बात है, मतलब तभी मैंने आपको बोला कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो अगर चीजों को तमीज से, तो आपको एक बार रिलेट करवा दूं। हेलो अरेंज का नॉमेनक्लेचर भी हमने स्पेसिफिकली नहीं पढ़ा, क्योंकि सर हेलो अरेंज के नॉमेनक्लेचर में कोई है ही नहीं, मतलब इतनी वेरिएशंस आती नहीं है। जिस पोजीशन पर जो ग्रुप प्रेजेंट हो उस ग्रुप का पोजीशन बताकर उसका नाम लिख दो, सिंपल एज दैट। फॉर एग्जांपल अगर पैरा पोजीशन पर मैं नाइट्रो ग्रुप जोड़ दूं, इससे आपका अभी आप बोल सकते हो इंट्रोडक्शन होगा, इससे अभी आपका वास्ता पड़ेगा आगे वाले टॉपिक के अंदर कि सर अगर फिनॉल के पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाए देन दिस कंपाउंड इज नोन एज पैरा नाइट्रोफिनॉल। कॉमन लैंग्वेज में पैरा नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि ध्यान रखना ऑर्थो मेटा पैरा वर्ड्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर। मोर एप्रोप्रिएटली जब आप इनका नाम लिखोगे तो आप पोजीशन बताते हो नंबर के बेसिस पे। तो सर ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, फोर्थ पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है तो बस क्या आ जाएगा? 4 नाइट्रोफिनॉल। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फिनॉल नाम अपने आप में IUPAC ने एक्सेप्ट करा हुआ है, तो आप फिनॉल के टर्म्स में इस कंपाउंड का नाम लिख सकते हो। इसलिए टॉपिक हमने सारा का सारा डिटेल में डिस्कस नहीं करा, और तभी मैंने बोला वी कैन डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स प्रिपरेशन मेथड। सीधा आते हैं इसके प्रिपरेशन मेथड में। बहुत छोटा सा टॉपिक है, जनरली स्पीकिंग बहुत छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके प्रिपरेशन मेथड के अंदर, बट तमीज से सीखेंगे। मैं आपको यहाँ पे याद करने के, मेमोराइज करने की ट्रिक्स भी बताऊंगा प्रिपरेशन मेथड, क्योंकि अल्टीमेटली खास बात क्या है कि सर बोर्ड में इसके रिगार्डिंग मैकेनिज्म नहीं आता। पहला है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, मतलब बेंजीन का सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव इज नोन एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड? सर जब बेंजीन रिंग के ऊपर SO3H ग्रुप जुड़ा हो, आई रिपीट, जब बेंजीन रिंग के ऊपर SO3H ग्रुप जुड़ा हो तो इस कंपाउंड को या फिर इस पर्टिकुलर गिवन कंपाउंड को बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इसकी रिएक्शन जब आप NaOH से करवाएंगे, तमीज से बातों को सुनिएगा, इसकी रिएक्शन जब आप NaOH के साथ करवाएंगे एट अबाउट 623 केल्विन, इस टेम्परेचर को याद करना, अभी आगे वाली रिएक्शन में भी आने वाला है, और 2-3 बार जब आप इसको रिकॉल करोगे ना तो दिमाग में फीड हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 623 केल्विन पर एट अबाउट 200 ATM का प्रेशर, ये चीजें अपने आप याद हो जाती है जब आप इसको मल्टीपल टाइम वीडियोस को देखते हो या फिर आप नोट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते हो। सो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट कंपाउंड व्हिच इज नोन एज सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन जाता है? सोडियम फिनॉक्साइड। शायद आपको याद आ रहा हो तो मैं आपको हिंट दे देता हूं, ऐसा कुछ आपने हेलो अरेंज की केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा है, मैं नहीं बताऊंगा, आप अपने आप सोचो कि आपने कहां पढ़ा है, हिंट मैंने दे दिया है। ऐसा कुछ रिएक्शन सेम टेम्परेचर वाला और थोड़े बहुत ऑलमोस्ट सेम प्रेशर वाला, सेम तो नहीं बट थोड़े बहुत ऑलमोस्ट सेम प्रेशर वाला रिएक्शन इसी कंपाउंड के साथ या फिर इसी रिएजेंट के साथ रिएक्शन आपने हेलो अरेन के केमिकल प्रॉपर्टी में भी पढ़ा है। उसका नाम सोचिए क्या होता है, क्योंकि वो आपको उसके जस्ट बाद दिखने वाला है। फाइनली जब आप इस कंपाउंड के रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ करवा देंगे, डाइल्यूट HCl का मतलब क्या होता है सर? यहाँ पे H पॉजिटिव ऑब्लिक H2 भी बोल सकते हैं, आई रिपीट H पॉजिटिव ऑब्लिक H2 भी बोल सकते हैं। तो सर दिस कंपाउंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू नथिंग बट फिनॉल। क्या बन जाएगा इससे सर? फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। मुद्दे की बात, दिस कंपाउंड इज नोन एज व्हाट? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं इसको?
सोडियम फिनॉक्साइड। तो सर जी ये तो हो गया हमारा पहला प्रिपरेशन मेथड। अब आते हैं सेकंड प्रिपरेशन मेथड में, फ्रॉम हेलो अरीन। तमीज से बातों को देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे। फ्रॉम हेलो अरीन, और हेलो अरीन में भी सर स्पेसिफिकली हम क्या लेंगे, क्लोरोबेंजीन। क्या लेंगे, क्लोरोबेंजीन। बात समझ रहे हैं क्या आप, ये कोई दिक्कत तो नहीं। अब रिलेट करो, ये क्लोरोबेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टी है। आई रिपीट, ये क्लोरोबेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टी है कि व्हेन क्लोरोबेंजीन इज मेड टू रिएक्ट विद NaOH at 623 केल्विन एंड अबाउट 4 to 7 atm प्रेशर, तो आपको याद आ रहा हो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, डाउस प्रोसेस। क्या बोलते हैं, डाउस प्रोसेस। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा सर, अभी भी सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। आई रिपीट, अभी भी सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है। और फाइनली सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन अगेन आप डाइल्यूट HCl के साथ करवा दो तो अभी भी मेन प्रोडक्ट क्या बनने वाला है सर, फिनॉल। तो आप ऑब्जर्व करो कि आप भले ही बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बनाइए, चाहे आप हेलोअरीन मतलब क्लोरोबेंजीन से बनाइए, सब कुछ सेम ही तो है ऑलमोस्ट। NaOH के साथ ही रिएक्शन करवाइए, टेंपरेचर 623 केल्विन के आसपास ही लिया है, इंटरमीडिएट सोडियम फिनॉक्साइड ही बना है, और डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवाने पर फिनॉल इज फॉर्म्ड एज मेन प्रोडक्ट। बहुत बच्चों वाली बात, दोनों तरीके से ही फिनॉल बना। अब आते हैं एक और रिएक्शन पे। देखो अब आपको जादू चलता हुआ नजर आ रहा होगा, अब आपको जादू होता हुआ नजर आ रहा होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं सारी पुरानी बातें ही उठ उठ के सामने आ रही हैं, क्योंकि एक बार बता दिया है कि स्टार्टिंग के चैप्टर में जितने एफर्ट्स डाल लो आगे ऑर्गेनिक बिल्कुल हलवा लगनी शुरू हो जाती है। क्या है रिएक्शन, जरा आप देखो। फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट, इसको भी आप पहचानते हैं बहुत तमीज से क्योंकि डायजोनियम हम डिस्कस कर चुके हैं। फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, BDC बोलते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर आप करवा दो Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, शायद याद आ रहा होगा, और बाय चांस भूल गए हो तो मैंने बताया है कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की सारी रिएक्शंस पढ़ने का बेस्ट तरीका है आप उसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ो, जो हर रेफरेंस के लास्ट में, मेजॉरिटी रेफरेंस के लास्ट में, बिल्कुल चैप्टर के बिल्कुल लास्ट पेज में गिवन होती है मेजॉरिटी रिएक्शंस, है ना। और हमने ऑलरेडी डिस्कस करी हुई है अमीन वाली वीडियो के अंदर, भूल गए हो तो वहां पे जाकर आप चीजों को रिकॉल कर सकते हो। तो जब इसकी रिएक्शन Cu2Cl2 के साथ करवाई जाती है देन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन एज मेन प्रोडक्ट। आपको चीजें अगर रिकॉल हो, मैं फटाफट से एक बार रिकॉल करवा देता हूं कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर आप कॉपर पाउडर, आई रिपीट, अगर आप कॉपर पाउडर HCl के साथ करवाएंगे तो भी क्लोरोबेंजीन बनेगा, Cu2Cl2 HCl के साथ करवाओगे तो भी क्लोरोबेंजीन बनेगा। तो सर फर्क क्या आया, फर्क ये आया कि अगर आपने कॉपर पाउडर लिया तो रिएक्शन का नाम गेटरमैन हो जाता है, और अगर आपने Cu2Cl2 लिया, कॉपर क्लोराइड लिया, तो रिएक्शन का नाम सैंडमेयर हो जाता है। आज ये बात समझ में। इसी से हम ब्रोमो डेरिवेटिव भी बना सकते हैं चाहे तो, हमारी मर्जी। अरे हमने तो गलती कर दी, हमने ब्लेंडर कर दिया, गलती नहीं भैया, हमने ब्लेंडर कर दिया। हमें क्लोरोबेंजीन थोड़ी बनाना है, हमें तो फिनॉल बनाना है। सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। तो हमारा ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बना, इसकी रिएक्शन आप करवा दीजिए डाइल्यूट एसिड से। किससे करवाना है, डाइल्यूट एसिड से। चाहे तो डायरेक्टली H पॉजिटिव ऑब्लिक H2O भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डाइल्यूट H2SO4 और साथ में मैंने डेल्टा लगा दिया क्योंकि हीट भी करना पड़ता है। देन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ नथिंग बट फिनॉल। क्या बन जाएगा, फिनॉल। आ रही बात समझ में, थोड़ा हम चीज़ों से भटक गए। बात हम सीख रहे थे वो गलत नहीं थी कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से क्या मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, बट क्योंकि हमारा मेन फोकस यहाँ पे फिनॉल को बनाने के बारे में है तो डायजोनियम की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से फॉलोड बाय हीटिंग लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल एज मेन प्रोडक्ट। आ गई भैया बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये दोनों तो सेम हो गई, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं सर, लल्लू बात। अब आते हैं फाइनली एक और इंडस्ट्रियल मेथड, वो इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ चुका है, पहले बोल रहा हूँ 2-3 बार बोर्ड में आ चुका है, बहुत तमीज से सीख लेना। आप में से जो बच्चे प्री बोर्ड दे चुके हैं शायद आप ऑब्जर्व करना अपनी रिएक्शन पढ़ी हो। फ्रॉम क्यूमीन, आई रिपीट फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन एक कंपाउंड होता है, क्या कंपाउंड होता है अभी आपको पता चल जाएगा। मैं आपको पूरी चेन रिएक्शन बता रहा हूं कि हाउ कैन यू प्रिपेयर फिनॉल इंडस्ट्रियली, इंडस्ट्रियल लेवल पर कैसे बनाते हैं। तो देखो जरा, नेक्स्ट मेथड और लास्ट मेथड है प्रिपरेशन मेथड का, बहुत छोटी सी बात है इसके अंदर। फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन से CUMENE है ना जी, क्यूमीन से कैसे बनाते हैं सीख लेते हैं, बहुत बच्चों वाली बात। सबसे पहले आपने बेंजीन की रिएक्शन करवानी है prop 1 इन के साथ। किसके साथ, prop 1 इन। आई गेस prop 1 इन हर बच्चे को पता होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H3PO3। किसकी प्रेजेंस में, H3PO3 के प्रेजेंस में। तो होता क्या है, ये पूरा का पूरा एल्कीन आपका बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच हो जाएगा। कैसे होगा, क्यों होगा, थोड़ा सद्बुद्धि का प्रयोग करते हैं। सर ये एल्कीन के मॉलिक्यूल में अगर ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा, तब इससे बात को सुनिएगा, एल्कीन के मॉलिक्यूल में वाला पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री होगी, एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री होगी। अब इस कार्बन के थ्रू, आई रिपीट
सेकंड वाले कार्बन के थ्रू ये पूरा का पूरा बेंजीन के साथ ऊपर जाकर अटैच होने वाला है। और मैंने आपको मल्टीपल टाइम बताया है, जो आपके लाइफ में भी काम आएगा, कि हमेशा जो दिखता है वो सच नहीं होता। तो सर बेंजीन के ऊपर हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, बट द फैक्ट इज 6 के 6 पोजीशन पर हाइड्रोजन है, मतलब कार्बन कार्बन की सारी वैलेंसीज ऑलरेडी सेटिस्फाइड हैं। तो अगर आप इस कार्बन के थ्रू इसको बेंजीन के साथ जोड़ना चाहते हैं तो आपको यहां से एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, और जो हाइड्रोजन हटेगा वो इस ग्रुप की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देगा। देखना जरा प्रोडक्ट क्या बन रहा है। बेंजीन रिंग के ऊपर इस वाले पोजीशन से आकर CH ग्रुप जुड़ा और यहाँ पे CH2 था, लेकिन क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा वो इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दिया CH3, और यहाँ पे ऑलरेडी CH3 प्रेजेंट था। तो इसको ना छेड़ते हुए ना डिस्टर्ब करते हुए यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड लगा देता हूँ। चीजें आई गेस आपको समझ में आ गई। दिस कंपाउंड फॉर्म्ड इज नोन एज क्यूमीन कॉमन लैंग्वेज में, या फिर क्योंकि तमीज से बातों को सीखना, हमने कॉमन नॉमेनक्लेचर भी सीखा हुआ है, इज ऑल्सो नोन एज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या बोलते हैं इसको? और आइसोप्रोपाइल बेंजीन। सर वाई द नेम आइसोप्रोपाइल बेंजीन? क्योंकि बेंजीन के ऊपर प्रोपाइल रेडिकल जुड़ा है, बेंजीन के ऊपर प्रोपाइल रेडिकल जुड़ा है, और कौन सी पोजीशन से? सर मिड पोजीशन से। बताया है 3 कार्बन वाले केस में क्योंकि ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो सेकंड लास्ट कार्बन तो आप इसमें बोल नहीं सकते, ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस्ड है। तो सर मिड पोजीशन से अगर ग्रुप अटैच हो जाता है, आई रिपीट 3 कार्बन वाले केस में अगर मिड पोजीशन से कोई ग्रुप अटैच हो जाता है तो आइसो प्रीफिक्स का इस्तेमाल होगा। सो दिस कंपाउंड इज नोन एज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आ गई बात समझ में? अब अगर आइसोप्रोपाइल बेंजीन का एयर के साथ रिएक्शन करवा दी जाए, जिसको आप सिंपली बोल सकते हो ऑक्सीडेशन करवा दी जाए, आई रिपीट अगर एयर के साथ रिएक्शन करवा दी जाए या फिर बोला जाए ऑक्सीडेशन करवा दिया जाए, तो करना क्या है? देखो जी बहुत तमीज से ऑब्जर्व करो, रटने से बचना है तो चीजों को सीखना तो पड़ेगा। CH3 आपने ऑब्जर्व करा होगा कि मैंने यहाँ पे जो हाइड्रोजन था नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सर उस हाइड्रोजन के और इस कार्बन के बीच में 2 ऑक्सीजन आने वाले हैं। आई रिपीट उस ऑक्सीजन के बीच में और उस हाइड्रोजन के बीच में, सॉरी उस हाइड्रोजन के बीच में और उस कार्बन के बीच में दोनों ऑक्सीजन आने वाले हैं, ये वाले दोनों ऑक्सीजन। और क्योंकि सर यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये परऑक्सी लिंकेज कहलाती है। H2O2 के अंदर भी तो ये होता है, देखो जरा एक बार, HOOH, यही तो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन डायरेक्टली लिंक्ड हो आर नोन एज परऑक्साइड कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं? परऑक्साइड कंपाउंड। तो ये क्या बन गया? परऑक्साइड डेरिवेटिव ऑफ क्यूमीन या फिर क्यूमीन परऑक्साइड। आई रिपीट दिस कंपाउंड इज नोन एज क्यूमीन परऑक्साइड। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं? अब एक फाइनल स्टेप और है, लेकिन उस फाइनल स्टेप को लिखने से पहले मैं हटा रहा हूं, थोड़ा कैनवस क्लियर होगा तो चीजें आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी से समझ में आएंगी। ठीक है भैया? तो सर ये क्यूमीन परऑक्साइड बन गया। फाइनली इसकी रिएक्शन अगर आप डाइल्यूट HCl के साथ करवा देंगे, ये भी मैं आपको सिखा रहा हूं, आप चीजें अपने आप सीख पाओगे अगर इसकी रिएक्शन में डाइल्यूट HCl के साथ करवा दूं। तो करना क्या है? ये वाला OH ग्रुप सीधा बेंजीन के साथ अटैच होगा, लीडिंग टू योर मेन प्रोडक्ट विच इज नथिंग बट फिनॉल। कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैकेनिज्म तो है नहीं, तो हमें सिर्फ चेन रिएक्शन सीखनी है। ये वाला OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा, लीडिंग टू योर मेन प्रोडक्ट विच इज नोन एज नथिंग बट फिनॉल। बचा क्या सर? CH3 बचा, C बचा, एक ऑक्सीजन बचा और CH3 बचा। आई रिपीट OH ग्रुप हटने के अलावा और बेंजीन हटने के अलावा क्या नजर आ रहा है? सिर्फ CH3, CO, CH3। और क्योंकि ऑक्सीजन की इक्विवेलेंसी फ्री हुई है तो वो कार्बन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ योर बाय प्रोडक्ट विच इज नथिंग बट एसीटोन। क्या बन गया? एसीटोन। सो दिस इज नोन एज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। एक्चुअल में अगर आपको बोर्ड में क्यूमीन से बनाने को बोले, मैं बार बार बोल रहा हूं तमीज से चीजों को सुनना, अगर आपको डायरेक्टली क्यूमीन से बनाने को बोले तो आप रिएक्शन की शुरुआत यहां से करना, लेकिन अगर आपको बोले हाउ इज फिनॉल प्रिपेयर्ड इंडस्ट्रियली, गिव रेलेवेंट केमिकल इक्वेशन या फिर रेलेवेंट केमिकल रिएक्शंस, तो आप शुरुआत करोगे बेंजीन से। बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ होगी? प्रोप1इन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ H3PO3 लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ क्यूमीन आल्सो नोन एज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, which on oxidation forms cumene peroxide and finally on reaction with dilute HCl leads to the formation of phenol as your main product and acetone as byproduct। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? तो आफ्टर प्रिपरेशन मेथड 4 ही तो है, बहुत बच्चों वाले, बहुत ही सिंपल प्रिपरेशन मेथड है, बहुत प्रिसाइज बातें हैं। तो इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड इज फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट? सो लेट्स स्टार्ट।
हाँ जी, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज में एज यूजुअल हमारे वही घूम फिर कर दो कंसेप्ट आते हैं। अब तक तो चीजें दिमाग में बैठ चुकी होंगी। पहला कौन सा होता है, सॉल्युबिलिटी, और दूसरा कौन सा होता है, बीपी। वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी पहला एस्पेक्ट। अब देखो सीधी सी बात, क्या फिनॉल वाटर सॉल्युबल होगा? तमीज से बातों को सुनना, क्या फिनॉल वाटर सॉल्युबल होगा? तो चेक कर लेते हैं, क्या इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगने का स्कोप है? यस सर। देखते हैं जरा, ये OH प्रेजेंट हो गया, साथ में क्या प्रेजेंट है, वाटर के साथ OHH है। तो असल में अल्कोहल का ही रिश्तेदार ना, फिनॉल असल में है तो अल्कोहल का ही रिश्तेदार, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्कोप होता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फिनॉल तो घुल जाता है, थोड़ा बहुत सॉल्युबल होता है पानी में, लेकिन फिनॉल के अगर आपने डेरिवेटिव्स बना दिए, जैसे पैरा नाइट्रोफिनॉल बना दिया या फिर ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल बना दिया, कुछ भी आपने कंपाउंड बना दिया, तो इसके डेरिवेटिव्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। बहुत सिंपल सी बात, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट ठीक ठाक है तो डिस्कस कर रहे हैं कि द डेरिवेटिव्स ऑफ फिनॉल या फिर हायर मेंबर्स ऑफ फिनॉल, फिनॉल के फर्दर डेरिवेटिव्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। व्हाई? दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बल्की फिनाइल रिंग which being hydrophobic in nature prevents the phenol from bonding या फिर prevents the compound to get involved in hydrogen bonding, which accounts for its decrease in solubility or its non solubility। दोबारा बता रहा हूं, फिनॉल तो पानी के अंदर घुल जाता है क्योंकि H बॉन्डिंग का स्कोप है, लेकिन फिनॉल के फर्दर अगर आपने कोई भी डेरिवेटिव कंपाउंड ले लिया, मतलब ऑर्थो पोजीशन पर आपने एक और OH ग्रुप लगा दिया या फिर पैरा पोजीशन पर आपने एक और OH ग्रुप लगा दिया, इसके कंपाउंड्स का या फिर इसके रिश्तेदारों का जनरली नाम कैटिचोल होता है, रिसोर्सिनोल होता है, ऐसे कुछ अटपटे से नाम होते हैं, लेकिन बोर्ड में ज्यादा आते नहीं, तो मैं बिल्कुल प्रिसाइज बातें कर रहा हूं कि इसके जो फर्दर डेरिवेटिव्स होंगे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्यों इनसॉल्युबल इन वाटर? दिस इज ड्यू टू हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ फिनाइल रिंग। सिंपल सी बात, दिस इज ड्यू टू हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ फिनाइल रिंग which prevents the compound from getting involved in hydrogen bonding and accounts for its insolubility or lower solubility। बहुत सिंपल सी बात, कोई बहुत टिपिकल बात नहीं है। ये बात हमने अल्कोहल के अंदर भी सीखी है कि जैसे जैसे हमारा अल्काइल पार्ट बढ़ता जाता है, सॉल्युबिलिटी घटती जाती है ड्यू टू हाइड्रोफोबिक नेचर या फिर इंक्रीज इन हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। बात खत्म, सेम बात यहाँ पे भी अप्लाई हो गई। अब आता है इसके बाद सेकंड एस्पेक्ट विच इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो मुद्दे की बात है मैं सीधा आपको बता रहा हूं। बॉइलिंग पॉइंट में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल इज कंपैरेटिवली हायर एज कंपेयर टू हेलोअरीन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। तो कंपेयर करके देख लेते हैं कि लेट से सर हमें फिनॉल गिवन है और साथ में हमें क्लोरोबेंजीन गिवन है। ऐसा ही ऑलमोस्ट कन्वर्जन या फिर ऐसा ही ऑलमोस्ट कंपैरिजन आप कहां पे कर चुके हैं, एल्कोहल का हेलो एल्केन्स के साथ। जस्ट अभी तो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा है, तो फिनॉल का उसी तरीके से कंपैरिजन कैसे करे जाता है उसके एरोमेटिक रिश्तेदार के साथ, विच इज नोन एज क्लोरोबेंजीन के साथ। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि व्हाई फिनॉल हैज, रीजन तो आपको बता रहा है सीधी सी बात कि व्हाई फिनॉल इज, आपको बता रहे हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो बोलेगा व्हाई फिनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू हेलोअरीन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। तो आंसर अभी भी नहीं बदलेगा, इतने सालों में नहीं बदला, इतने टॉपिक्स में नहीं बदला सर, इतने चैप्टर में नहीं बदला, तो अब क्या बदल जाएगा कि सर बॉइलिंग पॉइंट में अगर रीजन बेस्ड क्वेश्चन आता है, सो द ओनली प्रॉपर्टी विच अकाउंट्स फॉर द गिवन आंसर इज H बॉन्डिंग। तो यहां पे लिख देंगे दिस इज बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल आर एसोसिएटेड बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम वही अल्कोहल वाला रीजन है, कोई बात बदल नहीं जाएगी, लेकिन आप जरा रिप्रेजेंटेशन का तरीका सीखना, क्योंकि मैं आपको पहले बता रहा हूं अगर आपको एवरेज से टॉपर के रेंज में आना है तो जहां जहां पे स्कोप होता है स्ट्रक्चर्स बनाने का, वहां पे स्ट्रक्चर से आप बातें समझाओ। ये एक फिनॉल का मॉलिक्यूल हो गया, इसके बाद ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेट से ये ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पे हमारी फिनाइल की रिंग आ गई। बट मैं प्रेफर करता हूँ आप ऐसे ना बनाकर, आई रिपीट, मैं प्रेफर करता हूँ आप ऐसे ना बनाकर, इसको जितने सिमेट्रिकल तरीके से बनाओगे चीजें उतनी आसान लगेंगी। सेट पैटर्न है कि एक के बाद एक फिनाइल रिंग ऊपर नीचे, आप कोई भी रेफरेंस फॉलो अप करो, आप उसमें भी ये बात ऑब्जर्व कर लेना। अब ये फिनॉल का मॉलिक्यूल बन गया, इसके बाद दूसरे फिनॉल का ये हमारा O ग्रुप प्रेजेंट हो गया, यहाँ पे H ग्रुप प्रेजेंट हो गया, फिनाइल रिंग नीचे। तो थोड़ा सा आप रिप्रेजेंटेशन कर दे तो एग्जामिनर को देखने में चीजें सुंदर लगती हैं, और जो चीज सुंदर लगती है भैया उसको तो पूरे नंबर मिलते हैं, ये बात तो हमें पता ही है। रिप्रेजेंटेशन अच्छा है, पढ़ाई से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, भटक मत जाना राह से। तो सर ये हमारा फिनॉल बन गया बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल आर एसोसिएटेड बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट इट इनटू, या फिर इट इज डिफिकल्ट टू एस्केप इट इनटू वेपर फेज, which accounts for its higher boiling point as compared to haloarenes because they are not associated by hydrogen bonding, या फिर ये ना बोलकर डायरेक्टली बोल सकते हैं because they are associated by weak van der Waals forces। सेम रिलेशन हमने अल्कोहल का हेलो एल्केन के साथ करा था और सेम डिस्कशन हम फिनॉल का उसके एरोमेटिक रिश्तेदार ऑफ हेलोजन से कर रहे हैं, राइट। तो ये प्रॉपर्टी हमारी खत्म हो गई। अब फाइनली आते हैं इसके बाद इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फिनॉल, जो मुद्दे की बात होती है फिनॉल के बारे में,
जो हमसे बोर्ड में पूछी जाती है वो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। और जिस तरीके से जिस बच्चे ने अल्कोहल वाली वीडियो बहुत तमीज से देखी है, रिपीट, जिस बच्चे ने अल्कोहल वाली वीडियो बहुत तमीज से देखी है, वैसे तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सारी वीडियो ही बहुत तमीज से देख रहे होंगे, बट क्योंकि फिनॉल का डिस्कशन चल रहा है तो मैं बोल रहा हूँ जिस बच्चे ने अल्कोहल की वीडियो बहुत तमीज से देखी है उसको पता होगा कि अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने कितनी ब्रांचेस में बांटा था सर, 3 ब्रांचेस में। इसी तरीके से आप फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज को भी कितनी ब्रांचेस में बांटेंगे, 3 ब्रांचेस में। कितने बांटेंगे, 3 ब्रांचेस में। पहली ब्रांच किसका इन्वॉल्वमेंट करेगी सर, C6H5OH। फिनॉल को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, फिनाइल रिंग को हमने कंडेंस कर C6H5 लिख दिया, तो सर पहले वाली पूरी ब्रांच के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा जो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को या फिर एसिडिक नेचर को काउंट करेगा। सेम बात, कुछ नहीं कर रहे आप, ऑब्जर्व करना कि बस एल्काइल ग्रुप की जगह फिनाइल रिंग आ रही है, वही एस्पेक्ट है। दूसरे ब्रांच के अंदर हम क्या डिस्कस कर रहे होंगे सर, C6H5OH प्रेजेंट है सर, अब बेंजीन रिंग या फिर फिनाइल रिंग और OH ग्रुप के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे। और फाइनली रिएक्शंस इन्वॉल्विंग बोथ C6H5 ग्रुप एंड OH ग्रुप, दोनों ही ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट हो रहा होगा इनके अंदर। अब पहले मैं आपको बता दूं कि हमने कौन कौन से सब केसेस पढ़ने हैं, रिलेट करो, सब कुछ आपको अल्कोहल जैसे ही मिलता जुलता नजर आएगा, बस 1-2 रीजन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला हो जाएगा एसिडिक नेचर के लिए अकाउंट करना और कंपैरिजन करना, एसिडिक नेचर के लिए अकाउंट करना और कंपैरिजन करना। सेकंड होती है इसके बाद रिएक्शन विद सोडियम, सेम पैटर्न चल रहा है, बस एक रिएक्शन बढ़ गई इसके अंदर, रिएक्शन विद NaOH, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जिस तरीके से सोडियम के साथ होती है उसी तरीके से NaOH के साथ भी हो जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन फिर सेम है, रिएक्शन विद एसिड हैलाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। एसिड हैलाइड का मतलब क्या हो गया, RCOCl एंड RCO का होल ट्वाइस कॉमन शेयरिंग में ऑक्सीजन। और जिस तरह एसिड हैलाइड एसिड एनहाइड्राइड होता है, इसके लिए नाम मैं आपको मल्टीपल टाइम बता चुका हूं कि एसिटाइलेशन होगा। क्या होगा, एसिटाइलेशन। बट अगर आप एल्काइल ग्रुप की जगह फिनाइल रिंग ले लें, अगर आप एल्काइल ग्रुप की जगह फिनाइल रिंग ले लें तो रिएक्शन का नाम सिर्फ बदलकर क्या हो जाता है, बेंजोइलेशन। क्या हो जाएगा, बेंजोइलेशन। बस RCOCl की जगह C6H5COCl लिया है, रिएक्शन इज नाउ सेट टू बी बेंजोइलेशन। क्या बोल देंगे भैया जी, बेंजोइलेशन। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 5 रिएक्शन हमें इसके अंदर पढ़नी है, बट टू बी वेरी जेन्युइन ये ब्रांच सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर इसके अंदर रीजन बेस्ड क्वेश्चन, ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है। अब आते हैं इसके बाद ये वाली ब्रांच में, सर इसमें सिर्फ 2 रिएक्शन पढ़नी है, रिएक्शन विद जिंक जो मल्टीपल टाइम हमें देखने को मिल जाती है, बहुत टिपिकल बात नहीं है, और ये भी नहीं बोलूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टू बी वेरी फ्रैंक, बट देखने को मिल जाती है, फ्रिक्वेंटली देखने को मिल जाती है। और दूसरी है रिएक्शन विद PCl5। सर जी ये तो हमने पढ़ ली है, PCl5 का अंदाजा हमें है कि क्या प्रोडक्ट बनने वाला है ना। फाइनली आती है ये वाली ब्रांच, इसके अंदर 3 सब केसेस हैं। पहला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मुझसे सवाल पूछें कि सर आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को इस वाली ब्रांच में क्यों लिखा, ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूं। कुछ चमकेगा तो पूछोगे, नहीं चमकेगा नहीं पूछोगे। नेक्स्ट रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, रीमर टीमन रिएक्शन, नेम बेस्ड रिएक्शन, आई है मल्टीपल टाइम बोर्ड में, और इस साल भी दावा ठोक के बोल रहा हूं कि इस साल भी आने के पूरे चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं। इन दोनों में से, दूसरी और तीसरी में से आने के पूरे चांसेस हैं, चाहो तो बोर्ड देने के बाद क्रॉस वेरीफाई कर लेना। नेक्स्ट रिएक्शन है कोलबेज रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन। बस इतनी बातों के डिस्कशन के साथ हमारी सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज समाप्त हो जाएंगी। आ रही बात समझ में। और आप ऑब्जर्व करो, अगर आप एक अच्छे बच्चे हो, आप पढ़ने वाले बच्चे हो, बातों को सुनते हो, तो आपने ऑब्जर्व करा होगा कि सर सारी की सारी सेम ब्रांचेस, ऑलमोस्ट सेम डिस्कशन, इन तीनों ब्रांचेस का डिस्कशन हमने अल्कोहल के बारे में भी करा है। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कशन करेंगे, लेकिन ध्यान रखना, पहले ही बता रहा हूँ, ये बहुत तमीज से हमें पढ़नी है, ये बहुत तमीज से हमें पढ़नी है, ये बहुत तमीज से हमें पढ़नी है। बाकी बातें ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बट दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू फिनॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, सो पहली ब्रांच हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज की है एसिडिक नेचर के बारे में जस्टिफाई करना कि एसिडिक नेचर क्यों होता है। अब इसको आप बहुत तमीज से सीख लीजिएगा, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, पहला सवाल मेरा कि ये साबित करना कि वाई फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, पहला रीजन बेस्ड क्वेश्चन, तमीज से सीखेगा। सिमिलरली जैसे आपने अल्कोहल की रिएक्शन करवाई थी वाटर के साथ, आपको यहाँ पे फिनॉल की रिएक्शन भी किसके साथ करवानी पड़ेगी, वाटर के साथ। किसके साथ करवा रहे हैं, वाटर के साथ करवा रहे हैं। सर यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे भी सेम बात, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो ये भी रिवर्सिबली रिएक्ट करेगा, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन। कौन सा आयन, फिनॉक्साइड आयन। वहां पे बनता था एल्कोक्साइड, यहाँ पे क्या बन रहा है, फिनॉक्साइड आयन। बात आ रही है समझ में, वही कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस वाला फंडा। लेकिन अगर आपको ये बात साबित करनी है कि वाई फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, तो बहुत तमीज से बात को सुनिएगा, आपको फिनॉल का और फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आना चाहिए। मैं बहुत तमीज से सारी बातें बता रहा हूं।
फटाफट से एक बार देख लेते हैं। पहले यहाँ पे बनाया जा रहा है C6H5OH के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए एक ही रूल चलता है, कन्वर्ट लोन पेयर इनटू पाई, पाई इनटू लोन पेयर। तो ये लोन पेयर को मैंने पाई बॉन्ड में कन्वर्ट करा, पाई बॉन्ड को मैंने लोन पेयर में कन्वर्ट करा। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? एक बार अगर प्रैक्टिस कर ली, बार बार मैंने बता दिए, एक बार प्रैक्टिस कर ली तो भैया सारे के सारे एरोमेटिक के रीजन बेस्ड क्वेश्चन कहीं ना कहीं रेजोनेंस में छुपे होते हैं। कन्वर्ट लोन पेयर इनटू पाई, पाई इनटू लोन पेयर। नेक्स्ट क्या बन जाएगा सर? पैरा पोजीशन पर लोन पेयर आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव चार्ज रहेगा। कन्वर्ट लोन पेयर इनटू पाई, पाई इनटू लोन पेयर। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन गया? देखो जी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH विद पॉजिटिव चार्ज। और फाइनली कन्वर्ट लोन पेयर इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इनटू लोन पेयर। सो द फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल रिजेंबल द ओरिजिनल स्ट्रक्चर, बट द ओनली डिफरेंस इज कि सर पाई बॉन्ड्स की पोजीशन इंटरचेंज हो गई। पहले राइट हैंड साइड पे 2 डबल बॉन्ड थे, अब लेफ्ट हैंड साइड पे 2 डबल बॉन्ड है। बट सर द फैक्ट इज नीदर ऑफ देम, इनमें से कोई भी सच नहीं है। सच तो सर रेजोनेंस हाइब्रिड ही होता है, सच तो रेजोनेंस हाइब्रिड ही होता है। और रेजोनेंस हाइब्रिड में यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। जो बात मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये आपको एक एवरेज बच्चे से अलग करेगी, टॉपर बच्चे की कैटेगरी में ले आएगी। ये फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, और जिस बच्चे को प्रैक्टिस होती है उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। टू बी वेरी फ्रैंक, जिस बच्चे को तमीज से प्रैक्टिस होती है, जो सिर पे कफन बांध के निकला है कि सर मैं तो 90 पार लाके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, 90 पार आते हैं मेरे तो 95 पार लाके रहूंगा, तो उसको ये रटे पड़े होते हैं, फटाफट से बना लेता है, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहता। आप किसके बना रहे हैं? फिनॉक्साइड आयन के। चाहो तो आप नाम लिख सकते हो, मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये फिनॉल के हैं, फिनॉक्साइड आयन के हैं। फर्क क्या आ रहा है? बस फर्क ऑब्जर्व करिएगा, सब कुछ सेम है अभी भी। ऑक्सीजन के ऊपर बस नेगेटिव चार्ज है, इतना सा फर्क है, वही डिफरेंस क्रिएट करने वाला है। कन्वर्ट लोन पेयर इनटू पाई, पाई इनटू लोन पेयर। कन्वर्ट लोन पेयर इनटू पाई, पाई इनटू लोन पेयर। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड। यहीं पे मैं आपको सिखा दे रहा हूं, यहीं पे तमीज से बातों को सुनिएगा, यहीं से डिफरेंस अराइज होना स्टार्ट हो गया है। फिनॉल के केस में जो लोन पेयर रेजोनेंस में डाले जा रहे हैं, आई रिपीट, फिनॉल के केस में जो लोन पेयर रेजोनेंस में डाले जा रहे हैं वो ऑक्सीजन के थे। किसके थे? ऑक्सीजन के थे। तो क्योंकि ऑक्सीजन ने लोन पेयर रेजोनेंस में दे दिए, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। आपने अपने इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे दे दिए ना, कार्बन ने तो कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं करा, तो आपके पास से आपका लोन पेयर छिन गया, तो आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। बट इन केस ऑफ फिनॉक्साइड आयन, क्योंकि ऑलरेडी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये चोरी करे हुए इलेक्ट्रॉन है। चोरी करे हुए इलेक्ट्रॉन कहां से छीने हैं? हाइड्रोजन वाले बॉन्ड से छीने हैं। तो अगर चोरी करी हुई चीज को आप दान में दे दोगे तो भैया ऑब्वियस सी बात है, आपके पास गरीबी थोड़ी आ जाएगी, क्योंकि वो आपको खुद था ही नहीं, वो आपका था ही नहीं। तो यहाँ पे आपके जैसे ही यहाँ पे कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस नहीं होगा। आप ऑब्जर्व करते हुए चलना, यहीं से डिफरेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा। कन्वर्ट लोन पेयर इनटू पाई, पाई इनटू लोन पेयर। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? आगे की पूरी कहानी सेम है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम। जो डिफरेंस बताना था वो डिफरेंस बता दिया, समझ रहे हैं बात को। इसके बाद नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कन्वर्ट लोन पेयर इनटू पाई, पाई इनटू लोन पेयर। तो नेक्स्ट इसके बाद बन गया सर इस पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड विद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और फाइन, अच्छा कोशिश करना कि यहाँ पे लोन पेयर आप शो करते हो चलो, प्रेफरेबल है कि आप लोन पेयर शो करते हो चलो। और फाइनली इसके बाद लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कन्वर्ट लोन पेयर इनटू पाई एंड पाई इनटू लोन पेयर। तो क्या स्ट्रक्चर बना तमीज से जरा देखिएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास वापस से नेगेटिव चार्ज आ गया, पाई बॉन्ड, सब कुछ सेम। और फाइनली सर सच तो इनमें से भी कुछ नहीं है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड विल बी द ट्रुथ। और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ पूरा पाई बॉन्ड रिंग में घूम गया विद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो बस अब हम कंपेयर किसको करेंगे? तमीज से देख लो, क्योंकि इसको हटाने के बाद ही मैं आपको थ्योरी बता पाऊंगा, या फिर लिखवा पाऊंगा, या फिर मैं थ्योरी डिक्टेट करता हूँ, आप चीजों को सुनो। सीधी सी बात, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में हार्डली टेक्स 2 मिनट। जिस बच्चे को कमांड है, पहले ही बोल रहा हूं, जिस बच्चे को कमांड है, क्योंकि आपको समझाने में मुझे बनाने में ज्यादा टाइम लगता है, बट मैंने खुद प्रैक्टिस करी अपने बोर्ड्स के टाइम पर। मैंने इस टाइम को रिड्यूस करके 30 सेकंड में ले आया था कि 30 सेकंड के अंदर मेरे फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और 30 सेकंड के अंदर मेरे फिनॉक्साइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाते थे। क्योंकि मुझे भी मेरे गुरुजी ने बताया था कि बेटा अगर तूने ये कर लिया, तो अगर इसके ऊपर रीजन बेस्ड क्वेश्चन आया तो तेरे नंबर छीनने की किसी की औकात नहीं है। एंड आई स्कोर्ड 97 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन माई केमिस्ट्री बोर्ड्स। आते हैं इसके बाद मुद्दे की बात पे, है ना। ये बोस्ट करने की बातें नहीं होती हैं, बस आपको एक मोटिवेट करने की बातें होती हैं कि जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। मैं स्टार्टिंग से कोई टॉपर बच्चा नहीं था, किसी ने फुर्सत में इस बारे में सारे डिस्कशन करेंगे।
तो ये बनाने के बाद, ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद, और सच बोलूं एग्जामिनर जब इतनी सफाई से करा हुआ काम देखता है ना, उसकी इच्छा ही नहीं होती यार थ्योरी पढ़ने की। वो समझ जाता है ये बच्चा टॉपर है यार, इससे जूझना बेकार है, इसकी थ्योरी पढ़ना बेकार है, इसको सच पता है। तो इतना देखते ही पूरे नंबर मिल गए, स्ट्रक्चर देखते ही पूरे नंबर मिल गए, बट फिर भी फॉर्मेलिटी करना हमारा फर्ज है। तो हम बोलेंगे ऑन कंपेयरिंग द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ फिनॉल एंड फिनॉक्साइड आयन, आई रिपीट, ऑन कंपेयरिंग द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ फिनॉल एंड फिनॉक्साइड आयन, it is evident that resonance hybrid of phenoxide is more stable due to less charge separation। बस इस एक वर्ड के अंदर सारा जवाब छुपा हुआ है, due to less charge separation। अब इस शब्द का मतलब क्या है less charge separation का, कि सर ऑक्सीजन के ऊपर कभी भी पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, ये बात हमें पता है, अभी तक रिएक्शंस में भी सीखते हैं कि सर ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, और क्योंकि फिनॉक्साइड आयन में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ही आ रहा है, तो दिस स्ट्रक्चर इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल, दिस स्ट्रक्चर इज कंपैरेटिवली लेस स्टेबल। तो आप क्या बोल रहे हो, सर ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। तो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में कन्वर्ट होने के लिए प्रोटॉन तो लूज करना पड़ेगा ना, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में कन्वर्ट होने के लिए प्रोटॉन तो लूज करना पड़ेगा, और प्रोटॉन लूज करोगे तो एसिडिक नेचर के लिए अकाउंट कर पाओगे। बात आ रही है समझ में? तो बहुत सिंपल सी बात, अगर हमसे रीजन बेस्ड क्वेश्चन आता है कि अकाउंट फॉर द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, कि फिनॉल एसिड है ही क्यों, तो सिंपल सा आंसर क्या है, फटाक से आप रिएक्शन बना दोगे, फटाक से आप सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फिनॉल के बना दोगे, फिनॉक्साइड के बना दोगे, और फॉर्मेलिटी के लिए रिएक्शन के बाद स्टेटमेंट लिखोगे कि एज एविडेंट फ्रॉम द रेजोनेंस हाइब्रिड as evident from the resonating structures, the resonance hybrid of phenoxide ion is the resonance stabilized या फिर more stabilized due to less charge separation as compared to resonance hybrid of phenol, therefore it accounts for the acidic nature of phenol। क्योंकि इससे इसमें कन्वर्ट होगा तभी जाकर स्टेबिलिटी मिलेगी, और ऐसा कब पॉसिबल है, जब ये अपने प्रोटॉन को लूज कर देगा। बात खत्म, आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा पहला वाला कवर अप हुआ। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, इसका आंसर भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में छुपा हुआ है। तमीज से बातों को सुनिएगा, व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, मतलब अब ये अपने एलिफेटिक रिश्तेदार से अपनी बराबरी कर रहा है, जो कि होता है रिश्तेदारों के बच्चों से मुकाबला किया जाता है, तो यहाँ पे भी मुकाबला किया जा रहा है कि फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल के कंपैरिजन में ज्यादा क्यों है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों की रिएक्शन बनानी पड़ेगी। तो एक हमने बनाई हुई थी, चाहते तो हम उसको हटाते नहीं, बट फिर भी एक बार दोबारा लिख लेते हैं कि हमने अल्कोहल की रिएक्शन करवाई वाटर के साथ, किसका फॉर्मेशन हुआ, तमीज से देखिएगा सर इस केस में बनेगा एल्कोक्साइड आयन साथ में हाइड्रोनियम आयन, तमीज से चीजें लिखते हुए चलेंगे, ये बना हमारा एल्कोक्साइड, क्योंकि इस एल्कोक्साइड शब्द का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा भी। फिनॉल के केस में रिएक्शन करवाएंगे तो चाहो तो आप C6H5 लिख सकते हो, आपकी मर्जी, चाहो तो आप फिनॉल बनाकर रिएक्शन दिखा सकते हो, बट ये देखने में थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है रिप्रेजेंटेशन के टाइम पर, तो आप ऐसे बना लो। और उसके बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन, कैसा आयन बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन, हाइड्रोनियम तो बनेगा, हाइड्रोनियम तो बनेगा ही बनेगा, है ना, तो ये बन गया आपका फिनॉक्साइड आयन। अब जरा कंपेयर करते हैं इनके कॉन्जुगेट बेस को, क्योंकि जरा बात को समझो, बहुत तमीज से बात को सुनना। आपने क्या बोला है कि आप अल्कोहल की और फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहे हो, और ये बात मैं आपको अभी डिक्लेयर कर रहा हूं कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। इस बात का मतलब क्या हो गया कि फिनॉल की प्रोटॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, जिसका मतलब फिनॉल की इसमें कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू द टेंडेंसी ऑफ अल्कोहल बीइंग कन्वर्टेड इनटू अल्कोक्साइड। यही तो मतलब हुआ सर, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होने का मतलब है इसकी प्रोटॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ज्यादा है, और प्रोटॉन रिलीज करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, उसके बेसिस पे आंसर जज होता है। अगर आप थोड़ा 11 से पढ़े होते तो मैं आपको सारी बातें बहुत तमीज से सिखाता कि कॉन्जुगेट एसिड बेस के पेयर के अंदर ही जवाब छुपे होते हैं, बट स्टिल अभी हमें प्रिसाइज तरीके से चीजें सीखनी है। तो फिनॉल की फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा है, और अल्कोहल की अल्कोक्साइड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी कम है। जवाब जरा देखते हैं ऐसा क्यों, पॉइंट ऑफ डिफरेंस चेक करो, मुद्दे की बात पॉइंट ऑफ डिफरेंस चेक करो। सर O नेगेटिव यहाँ पे भी है, O नेगेटिव यहाँ पे भी है, तो आंसर कहीं ना कहीं एल्काइल पार्ट के बेसिस पे आने वाला है और फेनाइलिन के बेसिस पे आने वाला है। तो बहुत सिंपल सी बात, दो चीजों के बेसिस पे आप आंसर जस्टिफाई कर सकते हो, बट मैं सीधा प्रिसाइज आंसर की बात कर रहा हूं। सर द एल्काइल ग्रुप नहीं, एल्काइल ग्रुप डिस्टेबलाइजेस द एल्कोक्साइड आयन। आई रिपीट, हम क्या चाहते हैं, एक जनरल सी बात कि हर चार्ज स्पीशीज चाहती है कि वो जितनी जल्दी न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाए या फिर न्यूट्रल के जैसी स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाए तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब मुद्दे की बात बताता हूं, एज कंपेयर टू चार्ज स्पीशीज न्यूट्रल स्पीशीज आर मोर स्टेबल। तो हर एटम चाहता है कि मेरे ऊपर चार्ज सबसे कम हो, मैग्नीट्यूड वाइज सबसे कम प्रेजेंट हो।
सर यहाँ पे ऑक्सीजन को स्टेबिलिटी मिलने के बजाय बेचारे ऑक्सीजन को अनस्टेबिलिटी या फिर डिस्टेबिलिटी मिल रही है। क्यों? क्योंकि जो एल्काइल ग्रुप है अपने प्लस आई इफेक्ट की वजह से इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ाएगा। शायद आपके दिमाग में जवाब आ सकता है कि सर अभी तो आपने सिखाया था कि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन चार्ज स्पीशीज के कंपैरिजन में न्यूट्रल स्पीशीज आर मोर स्टेबल। या फिर अगर आपने चार्ज बना भी लिया है तो चार्ज को आप कहीं ना कहीं रेजोनेंस में इन्वॉल्व करो, क्योंकि रेजोनेंस मुद्दे की बात एक तरीके से रेजोनेंस जिस स्ट्रक्चर में आ जाती है वहां पे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अभी तो इस टॉपिक से रिलेटेड प्रिसाइज फॉर्म में मैं ये बातें बता सकता हूं, वरना जीओसी पढ़ रहे हो तो डिटेल में डिस्कस करते हैं। सर ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप द डिस्टेबलाइजेशन ऑफ एल्कोक्साइड आयन टेक्स प्लेस, या फिर घुमा के बोल सकते हो कि द एल्काइल ग्रुप थ्रू इट्स प्लस आई इफेक्ट destabilizes the alkoxide ion. Contrary to this, the phenyl ring stabilizes the oxide ion, या फिर the phenyl ring stabilizes the phenoxide ion due to its resonance effect. सर यहाँ पे रेजोनेंस इन्वॉल्व हो रही है, तमीज से बातों को सुनिएगा। यहाँ पे सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, जस्ट अभी आपको बनाकर दिखाए हैं कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। तो असल में ये नेगेटिव चार्ज सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर रिसाइड नहीं करेगा, ये इन तीनों कार्बन के ऊपर और ऑक्सीजन के बीच में बढ़ जाएगा। और चार्ज जितना ज्यादा बढ़ता है, चार्ज का डीलोकलाइजेशन जितना ज्यादा होता है, स्पीशीज की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। तो प्रिसाइज आंसर हम क्या फ्रेम कर सकते हैं कि द एल्कोक्साइड आयन इज destabilized due to plus I effect of alkyl group. However, the phenoxide ion is stabilized due to resonance effect, या फिर due to the involvement of negative charge of oxygen in resonance with benzene ring. इतनी सी बात अगर आपने लिख दी पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये बात आपने जस्टिफाई करी दी है और बाद में आप थ्योरी लिख दोगे, मेन बातों को अंडरलाइन कर लेना, दैट्स इट। मुद्दे की बात इतनी है बस। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? तो हमारा सेकंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन कवर अप हो गया। अब आती है इसके बाद थर्ड एस्पेक्ट कि इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तमीज से बातों को सुनना। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ, कि अगर फिनॉल की रिंग के अंदर फर्दर कुछ सब्स्टिट्यूशन करवाए जाएं तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या असर पड़ेगा। तो पहले मैं आपको सीधा मुद्दे की बात पे जाता हूं, सीधा मुद्दे की बात पे कि सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ होती है बीच में, और सर अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ गए, ERG आ गए, ऐसा कुछ ना कुछ पैरामीटर आप पहले भी सीख चुके हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा एग्जैक्टली सेम था, लेकिन ऑलमोस्ट मिलती जुलती बातें आप बोल सकते हैं कि सर जैसे जैसे विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ बीच में होती है और रिलीजिंग ग्रुप की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे लास्ट में प्रेजेंट होती है। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब जरा दिमाग लगाते हैं, ऐसा क्यों? लेट्स से एक और रीजन बेस्ड क्वेश्चन, व्हाई पैरानाइट्रोफिनॉल। सीधा मैं आपको वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो 10 ईयर्स में आ चुके हैं, फिर प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, या फिर आने के चांसेस होते हैं। व्हाई पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। आई रिपीट, व्हाई पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। तो आपने करना कुछ नहीं होता, कंपेयर करना होता है। आपको खुद एग्जामिनर बता रहा है, पहली बात ये पॉसिबल ऑप्शन है कि आपको बता दे, या फिर नहीं बताए तो आप खुद भी दिमाग लगा सकते हो कि पैरानाइट्रोफिनॉल फिनॉल के कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक क्यों होगा। क्योंकि सर जो नाइट्रो ग्रुप है ये कैसा ग्रुप है? विड्रॉइंग ग्रुप है, रिलीजिंग ग्रुप है। तो आपको मैंने पहचान बताई हुई है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं कि अगर कॉन्जुगेशन में, क्योंकि सर ये दिख रहा है पर ये सच नहीं है, सच इज डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। सर अगर पाई बॉन्ड हमारी बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में दिख जाए तो ऐसे ग्रुप्स आर नोन एज विड्रॉइंग ग्रुप। क्या बोलते हैं इनको? विड्रॉइंग ग्रुप। अब सीधा मुद्दे की बात पे बताता हूं आपको, सॉरी, कि ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्यों बढ़ा देगा। दिस इज बिकॉज द फिनॉक्साइड आयन, तमीज से बातों को सुनिएगा, द फिनॉक्साइड आयन ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर इस बात को साबित करेंगे। द फिनॉक्साइड आयन और ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, एक लाइन के अंदर बात, एज कंपेयर टू फिनॉक्साइड आयन ऑफ फिनॉल। बात खत्म, बात खत्म। कुछ नहीं करना, मैं सीधा आपको रेजोनेंस हाइब्रिड बना रहा हूं। देखो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खुद प्रैक्टिस करना, मैं सीधा आपके सामने रेजोनेंस हाइब्रिड बना रहा हूं, क्योंकि हाइब्रिड अल्टीमेटली उसी बच्चे को आता है जिसने रेजोनेंस भी सीखा हुआ है। तो पैरानाइट्रोफिनॉल का रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा देखिएगा जरा। सर ये बन गई हमारी रिंग, यहाँ पे O नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ एक बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन में दोनों साइड पर दिखा रहा हूँ। अब रेजोनेंस कहाँ पे घूम रही है? यहाँ पे घूमेगी। यहाँ पे घूमने के बाद अगर आपको याद हो, पहले भी सीख चुके हैं, नीचे की तरफ भी जाएगी और वापस से घूमकर इस पोजीशन पर आ जाएगी। सर ऐसे पूरी रिंग के अंदर रेजोनेंस घूमती है। और चार्ज कहाँ पे आता है? सर यहाँ पे पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज ना दिखाकर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और साथ के साथ इस वाले ऑक्सीजन पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। आप ऑब्जर्व करना कि डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। ये पैरानाइट्रोफिनॉल का मैंने पूरा का पूरा बनाया है, ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो एक तरीके से चाहो तो बोल सकते हो, या छोड़ो इतनी बात रहने दो। इसके बाद अगर मैं फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा? ये ऑक्सीजन हो गया। सर यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड, यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब कंपेयर करते हैं।
सर यहाँ पे चार्ज का डीलोकलाइजेशन कितनी पोजीशन से मिल रहा है? 4 पोजीशन से, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। इतना वाला पार्ट तो सर इसमें भी कॉमन है, बट नाइट्रो ग्रुप की वजह से रेजोनेंस हमारी नाइट्रो ग्रुप की तरफ भी डेविएट हो रही है, जिसकी वजह से चार्ज का डीलोकलाइजेशन, टेक्निकल लैंग्वेज सर, चार्ज का डीलोकलाइजेशन बढ़ जाएगा, विच अकाउंट्स फॉर हायर एसिडिक स्ट्रेंथ। क्योंकि फिनॉक्साइड आयन में इसका फिनॉक्साइड आयन, पैरानाइट्रोफिनॉल का फिनॉक्साइड आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एज कंपेयर्ड टू फिनॉक्साइड आयन ऑफ फिनॉल, व्हिच अकाउंट्स फॉर इट्स हायर एसिडिक स्ट्रेंथ। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बस इस बेसिस पे हम आंसर जस्टिफाई कर देंगे, व्हाई पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। तो ये बात भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं। और एक दो एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि अगर आपको कंपाउंड दे दिए, क्योंकि ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, तो बस आपको छटाई करनी है। छटाई करने का मतलब क्या है कि ग्रुप पहचानो कौन सा है। जैसे एक दो एग्जांपल हमें गिवन है, OH ग्रुप के साथ यहां पे मैंने मिथॉक्सी ग्रुप लगा दिया, उसके बाद OH ग्रुप के साथ मैंने यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया। बस थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए चीज़ों को हम देख रहे हैं कि सर ऐसा क्या हो रहा है। फिर मैंने फिनॉल बना दिया और फाइनली मैंने नाइट्रोफिनॉल लगा दिया। अब आप कुछ मत करो, कंपेयर करो कहाँ पे फर्क आ रहा है। सर फिनॉल वाला पार्ट तो कांस्टेंट है, फिनॉल वाला पार्ट कांस्टेंट है, बस ग्रुप का इफेक्ट चेक करो। यहाँ पे सर लोन पेयर प्रेजेंट है कॉन्जुगेशन में, तो कैसा ग्रुप माना जाएगा? प्लस आर इफेक्ट। कैसा इफेक्ट? प्लस आर इफेक्ट। रिलीजिंग इफेक्ट, इसका कैसा इफेक्ट होगा? सर प्लस आई इफेक्ट। सर रेजोनेंस इफेक्ट तो नहीं है इसका, बट इसका एटलीस्ट प्लस आई इफेक्ट है, रिलीजिंग इफेक्ट तो है। यहाँ पे कैसा इफेक्ट है? नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं है। और फाइनली यहाँ पे कैसा इफेक्ट है? माइनस आर इफेक्ट। अब आप इन टर्म्स की जगह चाहो तो ERG इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, EWG भी लिख सकते हो, और यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है। सीधी सी बात आपको बता दी है कि विड्रॉइंग ग्रुप की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, रिलीजिंग ग्रुप की कम होती है, फिनॉल के बीच में होती है। तो इस बेसिस पे इकलौता विड्रॉइंग ग्रुप यही है। माइनस आर की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ EWG विड्रॉइंग ग्रुप। तो सर नंबर 1 पर तो ये हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ पे, मोस्ट एसिडिक ये हो गया। उसके बाद सर नो इफेक्ट वाला बीच में आता है, तो नो इफेक्ट वाले भैया जी आ गए बीच में। लेकिन सर अब बात आती है, हम यहाँ पे फंस रहे हैं कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, बट ये फिर टाई टूटता है ऑन द बेसिस ऑफ कौन से टाइप का इफेक्ट है। सर यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। और अगर बाई चांस भूल जाओ तो मैं आपको सीधा बात बता रहा हूँ कि रेजोनेंस इज मोर एफिशिएंट या फिर रेजोनेंस इज मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट, कि रेजोनेंस ज्यादा प्रोनाउंस्ड इफेक्ट शो करती है एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो सर इसका रिलीजिंग इफेक्ट ज्यादा है, और जिसका रिलीजिंग इफेक्ट जितना ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम। आई रिपीट, फिनॉल के रिस्पेक्ट में या फिर इवन इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड का जब बात आएगी कि जितना ज्यादा रिलीजिंग ग्रुप होगा, जितनी ज्यादा एक्सटेंट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो ये हो गया 3rd नंबर पे, ये हो गया 4th नंबर पे। बात खत्म। ऑर्डर में हम अरेंज कर सकते हैं। आप कोशिश करना कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऑर्डर वाइज कंपाउंड्स को अरेंज कर कर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का सिंबल लगा देना। मतलब ये हो गया 1st नंबर पे, 2nd नंबर पे, 3rd नंबर पे और 4th नंबर पे। आ गई बात समझ में? तो बस ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन भी कवर अप हो गया हमारा। इनका कोई एंड नहीं है, ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन का कोई एंड नहीं है, जितना सब्स्टिट्यूशन कर दो उसके हिसाब से। लेकिन आप अपनी रेफरेंस की कवर अप करना है, फिर एनसीईआरटी की कवर अप करना। कोई डाउट हो मुझसे पूछना, उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। तो इतनी बातें कवर अप करने के बाद फाइनली आता है हमारा रिएक्शन वाला पार्ट, कि कौन कौन सी रिएक्शंस हमें पढ़नी है फिनॉल के अंदर। तो ये भी बहुत लिमिटेड है, अभी आपको बता दी ब्रांच के अंदर। सर इस ब्रांच के अंदर ये पहला एस्पेक्ट कवर हुआ है, अब जाकर ये पहला एस्पेक्ट कवर हुआ है, लेकिन सर इंपॉर्टेंट है तो टाइम इन्वेस्ट करने में कोई बुराई भी नहीं है। सेकंड रिएक्शन आती है रिएक्शन विद सोडियम। कौन सी? रिएक्शन विद सोडियम। बहुत बच्चों वाली बात है, अब कुछ बहुत टेक्निकल बात है नहीं पहली ब्रांच के अंदर। तो अगर आप फिनॉल की रिएक्शन सोडियम के साथ करवाओगे, सेम एल्कोहल वाली कहानी, सोडियम बीइंग मोर रिएक्टिव सब्स्टिट्यूट कर देगा, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड ONA का फॉर्मेशन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और साथ में हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व। क्या बन जाएगी? हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है? बात खत्म। सिमिलरली मैं साथ में लिख रहा हूँ ताकि आप चीजों को रिलेट कर पाओ। रिएक्शन विद NaOH। NaOH बाय नेचर क्या होता है? बेस। और आप क्या कह रहे हो? फिनॉल बाय नेचर क्या होता है? स्लाइटली एसिडिक। एसिडिक या फिर स्लाइटली एसिडिक। तो NaOH के साथ जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे, एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो सोडियम फिनॉक्साइड तो अभी भी बनेगा, बस बाय प्रोडक्ट में हाइड्रोजन की जगह क्या बनने वाला है? वाटर। क्या बनने वाला है? वाटर। थर्ड रिएक्शन इसके बाद कौन सी है? रिएक्शन विद एसिड हैलाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, है ना। आपको एक बार अल्कोहल में सिखा दिए क्या काम करना है, तो अगर आपने चीजों को अच्छे से ग्रेस्प करा है तो देख लेते हैं। RCOCl एंड
RCO का होल ट्वाइस कॉमन शेयरिंग में ऑक्सीजन। सर एस्टर बनने वाला है, एरोमेटिक एस्टर बनने वाला है। और अगर यहाँ पे एल्काइल ग्रुप आपने CH3COCl लिया है तो दोनों ही रिएक्शन का नाम क्या होने वाला है? असाइलेशन। नॉट असाइलेशन भी बोले या फिर एसिटाइलेशन, दोनों बातें बराबर है। असाइलेशन या फिर एसिटाइलेशन, दोनों बातें आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे CH3COCl और यहाँ पे क्या ले लेंगे? CH3CO का होल ट्वाइस कॉमन शेयरिंग में ऑक्सीजन। सर दोनों में ही कॉमन प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक बार आपको सिखा दिया है, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ से क्लोरीन हटेगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, ये पूरा ग्रुप इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा। फिनाइल रिंग, ऑक्सीजन तो जुड़ा रहेगा एज इट इज, C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ से भी यही बनेगा, यहाँ से भी यही बनेगा। फर्क किसका आएगा फिर? सर बाय प्रोडक्ट का फर्क आएगा। हमने बहुत तमीज से अल्कोहल वाली वीडियो देखी है। तो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट बन जाएगा HCl और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट बन जाएगा ऑर्गेनिक एसिड। और अगर आपने ये वाला कंपाउंड लिया है, बाय प्रोडक्ट फॉर्म विल बी एसिटिक एसिड। क्या बन जाएगा? एसिटिक एसिड। दोनों ही रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटाइलेशन या फिर असाइलेशन। राइट, कोई दिक्कत तो नहीं। ये तीसरी रिएक्शन से ही मिलती हुई चौथी रिएक्शन है। चौथी रिएक्शन में बस करना क्या है? सर R ग्रुप की जगह, RCOCl में R ग्रुप की जगह फिनाइल रिंग ले लो। क्या ले लो? फिनाइल रिंग ले लो। तो रिएक्शन विद C6H5COCl। बस फर्क क्या है? सर एसिटाइल ग्रुप की जगह यहाँ पे फिनाइल रिंग आ रही है, या फिर इस पूरे ग्रुप को बेंजोइल ग्रुप बोलते हैं। देयरफॉर रिएक्शन इज नोन एज बेंजोइलेशन। क्या बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में इस रिएक्शन को? बेंजोइलेशन। बट इस रिएक्शन का स्पेसिफिक नेम भी है एंड इज नोन एज शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। SCHOTTEN शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। अटपटे से नाम है रखे इनके माँ बाप ने, हम क्या कर सकते हैं। इंडिया में भी तो होते हैं चिंटू पिंटू रिंकू चिंकू पिंकू, अटपटे से नाम होते, कुछ भी बुलाते, गुल्लू पिल्लू टिल्लू। तो इसी तरीके से इसका नाम क्या है? शॉर्टन बॉमन रिएक्शन, है ना। करना क्या है रिएक्शन में? काम तो नहीं बदलेगा सर, रूल तो वही रहेगा। OH C6H5COCl ग्रुप। सर यहाँ से क्लोरीन का लॉस होगा, यहाँ से H का लॉस होगा। प्रोडक्ट फॉर्म विल बी, प्रोडक्ट में काम करता हूँ नीचे लिख देता हूँ, ऐसा ना हो कैनवस छोटा पड़े आपको दिखाई ना दे। तो प्रोडक्ट फॉर्म विल बी, सर ये आ गया यहाँ पे ऑक्सीजन, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, बस यहाँ पे C6H5 लिख देंगे। चाहो तो आप फिनाइल रिंग बना लेना, चॉइस इज योर्स, और चाहो तो आप C6H5 लिख देना, और चाहो तो PH भी लिख सकते हो, क्योंकि एक बार बता दिए फिनाइल रिंग का एब्रिविएशन इज कैपिटल P स्मॉल h। सो दिस इज नोन एज शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। बट मुद्दे की बात क्या है सर? ये वाली रिएक्शन और बेंजोइलेशन रिएक्शन, इसमें मेन प्रोडक्ट एस्टर ही बनता है। क्या बनता है? एस्टर ही बनता है। बाय प्रोडक्ट में HCl बन जाएगा। तो हमारी फोर्थ रिएक्शन तक की कहानी पूरी कवर अप हो गई। देख लो जी, कोई डाउट वगैरह हो पूछ लेना। बट ये हमारी पहली ब्रांच खत्म होती है, इसके साथ पूरी की पूरी पहली ब्रांच कवर अप, बात खत्म। सेकंड ब्रांच सर बहुत ही ज्यादा लल्लू है, बहुत ही ज्यादा लल्लू। बस दो रिएक्शन है, रिएक्शन विद जिंक डस्ट एंड रिएक्शन विद PCl5। सर PCl5 का तो प्रोडक्ट हमें पहले से ही बताएं, आप बताओ चाहे मत बताओ, क्योंकि हमें बताया PCl5 के केस में 3 प्रोडक्ट बनते हैं और PCl3 के केस में 2 प्रोडक्ट बनते हैं। कितने बनते हैं? 2 प्रोडक्ट बनते हैं। तो आते हैं सर सीधा बी ब्रांच पे। बी ब्रांच का नाम क्या है? रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ C6H5OH, मतलब यहाँ से पूरा OH ग्रुप हटने वाला है। पहली रिएक्शन आते हैं रिएक्शन विद जिंक डस्ट। क्या नाम है? रिएक्शन विद जिंक डस्ट। जिंक डस्ट का मतलब जिंक का चूरा, जिंक का पाउडर आप बीकर के अंदर डालेंगे फिनॉल के। तो क्या रिएक्शन होती है? कोई हेर फेर नहीं है, कोई घुमाने वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात। इसकी रिएक्शन अगर आपने जिंक के साथ करवा दी, फॉलोड बाय हीटिंग, हीट करने के साथ साथ, तो सर बेंजीन बन जाता है। तो जब भी हमें बेंजीन बनाना हो तो कैसे भी करके आप अपने कंपाउंड को फिनॉल में कन्वर्ट कर लो। जैसे एक आइडिया देता हूं, अगर आपको हेलो अरीन से बेंजीन बनाना है, आई रिपीट, अगर आपको हेलो अरीन से बेंजीन बनाना है तो आप सीधा क्या कर सकते हो? क्लोरोबेंजीन को पहले कन्वर्ट कर लो किसके अंदर? फिनॉल में। कैसे? डाउस प्रोसेस, अभी प्रिपरेशन मेथड में सिखाया। और फिर द डाउस प्रोसेस के बाद फिनॉल बनेगा, जिंक लगा दो, फॉलोड बाय हीटिंग डेल्टा के साथ, तो बेंजीन बन जाएगा। और बाय प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? जिंक ऑक्साइड। यहाँ से जो ऑक्सीजन हटेगा ये जिंक के साथ मिलकर जिंक ऑक्साइड, और ये हाइड्रोजन बेंजीन इनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है जी। फिर सेकंड रिएक्शन, रिएक्शन विद PCl5। किसके साथ रिएक्शन? PCl5 के साथ। सर पता है हमें क्या होने वाला है? OH ग्रुप है, PCl5 के साथ रिएक्शन करवाई, प्रोडक्ट फॉर्म विल बी क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। तो उल्टा भी आप बोल सकते हो, सर क्लोरोबेंजीन से फिनॉल भी बना सकते हैं, अभी प्रिपरेशन मेथड में सीखा, और सर फिनॉल से क्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं, क्योंकि PCl5 का तो हमें काम पता है ना, एल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड। या फिर आप बोल सकते हो हेलो एल्केन्स के प्रिपरेशन मेथड में हमने सीखा हुआ है पहली ब्रांच के अंदर। बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? फिक्स है, सीख चुके हो, POCl3 प्लस HCl सिखा दिया है PCl3 और PCl5 वाली रिएक्शन के अंदर, राइट। इसके साथ हमारी सेकंड ब्रांच भी खत्म। अब आते हैं फाइनल, इसके बाद थर्ड ब्रांच पे, हटा रहा हूं इसको मैं। अब आते हैं इसके बाद फाइनल थर्ड ब्रांच में, और उसी के साथ हमारे फिनॉल को
पूर्ण विराम लगने वाला है, बस डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बताना है, उसके साथ हमारे फिनॉल को पूर्ण विराम। और फाइनली चैप्टर का लास्ट टॉपिक विच इज ईथर। बहुत छोटी बात, ईथर में बार बार डिक्लेयर मैंने कर दिया है कि जो बताऊंगा उसी से क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, फिर भी जो बच्चा गलत करके आएगा वो सबसे बड़ा मूर्ख है। रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ, या हटाओ इसको, सीधा मुद्दे की बात लिखते हैं कि सर फिनाइल रिंग का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है, टाइम वेस्ट करके हमें क्या ही मिलेगा। C6H5 एंड OH ग्रुप बोथ इन्वॉल्व, बोथ का इन्वॉल्वमेंट है ना। तो पहली इसमें रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको मैंने हेलो अरीन जब चैप्टर पढ़ाया था, आई रिपीट, आपको जब मैंने हेलो अरीन चैप्टर पढ़ाया था तो आपको बता दिया था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 5 होती हैं। कौन कौन सी? हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। मुद्दे की बात पे आते हैं। पहला क्वेश्चन जो रीजन बेस्ड पूछा जाता है कि वाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल टेक्स प्लेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन एंड नॉट एट मेटा पोजिशन। तमीज से मेरे सवाल को सुनिएगा। वाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, पहली बात तो मतलब बताओ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि सर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग की तरफ अट्रैक्ट होना चाहेगा। क्यों होना चाहेगा? क्योंकि बता दिया बेंजीन रिंग के ऊपर क्लाउड घूम रहा है, नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड घूम रहा है, लेकिन बेंजीन रिंग पे अगर अटैच करना है तो किसी को हटाना तो पड़ेगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन वर्ड साथ में लगा है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक आएगा दूसरा जाएगा, तो सर किसको सब्स्टिट्यूट करें? अब इलेक्ट्रोफाइल की इतनी औकात तो है नहीं कि ऑक्सीजन को हटा सके, तो किसको हटाएगा? सर हमें दिख नहीं रहे, बट यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और क्योंकि जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो कंपैरिजन में कार्बन के कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सर इन पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इन पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो जितने भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं उसमें कुछ नहीं होता, जो भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ऑर्थो पोजीशन से और पैरा पोजीशन से, मेटा से नहीं, ऑर्थो पोजीशन से या फिर पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करवाकर अटैच हो जाएगा, एंड द रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब अगर मैं जनरल बात बताऊं तो ऐसा करने पर योर प्रोडक्ट फॉर्म विल बी ईदर दिस और दिस, दोनों बनते हैं, दोनों के दोनों बनेंगे, पैरा डेरिवेटिव भी बनेगा, ऑर्थो डेरिवेटिव भी। पहला रीजन बेस्ड क्वेश्चन क्या आया कि वाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल टेक्स प्लेस एट ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन एंड नॉट एट मेटा पोजीशन। तो सर ध्यान रखिएगा, मतलब सर क्या ध्यान रखिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा कि बता दिया है कि जब भी किसी एरोमेटिक कंपाउंड के रीजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं मेजॉरिटी का आंसर रेजोनेंस में छुपा हुआ है। अगेन आपको क्या करना है, इसके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं फटाफट से। क्या करने हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, कन्वर्ट लोन पेयर इनटू पाई, पाई इनटू लोन पेयर। आप लोग देखने से बेटर है आप लोग भी साथ के साथ बनाते हुए चलो, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बोर्ड पे देखने से प्रेफरेबल है कि अगर आपको आते हैं तो आप कॉपी में फटाफट से खुद बनाओ, बिकॉज सर जी जो बात हमें बचपन से सिखाई गई है वो गलत नहीं है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अपने आप प्रैक्टिस करोगे तब सीखोगे, मेरे बार बार बनाने से कुछ नहीं होगा। कन्वर्ट लोन पेयर इनटू पाई, पाई इनटू लोन पेयर। यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड फाइनली, इसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट है पॉजिटिव चार्ज के साथ, लोन पेयर इनटू पाई, पाई इनटू वापस से लोन पेयर। तो फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ओरिजिनल जैसा बन जाएगा। फ़र्क आपको बता दिया है एक बार, और सच तो सर कुछ भी नहीं है, सच तो रेजोनेंस हाइब्रिड है, और रेजोनेंस हाइब्रिड में डॉटेड डॉटेड पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो इतना काम करने के बाद अब आप बोल सकते हो एज एविडेंट फ्रॉम द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और बहुत तमीज से चीजें अगर कर रहे हो तो रोमन न्यूमरल में इनकी नंबरिंग भी कर देना। आई रिपीट, रोमन न्यूमरल में इनकी नंबरिंग भी कर देना है ना। फिर आप बोलोगे एज एविडेंट फ्रॉम द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ फिनॉल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर प्रोनाउंस्ड, या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर डीलोकलाइज्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, therefore electrophile has tendency to attack these position, that is ortho and para position and not at meta position। मतलब अगर ये वाला क्वेश्चन आया है तो इसका आंसर भी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाकर जस्टिफाई करना पड़ेगा। और बता दिया एक बार कि एक बार जिस बच्चे ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं एग्जामिनर आपकी थ्योरी पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होता। बस मेन वर्ड को अंडरलाइन कर लेना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर डीलोकलाइज्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इतनी बात आपने अंडरलाइन कर दी, उसने आपके सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखे, मेन बात उसको अंडरलाइन चीज होने की, ऐसे हाईलाइटेड होने की समझ में आ गई, आगे बढ़ जाएगा पूरे नंबर देकर। आ रही बात समझ में? चार्जेस की गलती मत कर देना, क्योंकि अगर आपने कोई भी चार्ज मेंशन नहीं करा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कट जाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कट जाएंगे। तो प्रैक्टिस से आती है सब चीजें। इसी के साथ हमारा रीजन बेस्ड क्वेश्चन तो कवर अप हो गया। अब आते हैं इसकी रिएक्शन पे, और रिएक्शन हमारे सिलेबस में इस साल सिर्फ 3 आ रही हैं। कौन कौन सी?
ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के होते तो 5 केस हैं वैसे जनरली, इस साल सिलेबस रिड्यूस हो गया वरना 5 ही पढ़ाए जाते हैं हर साल। हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। लेकिन बोर्ड के सिलेबस में सर सिर्फ कौन कौन से आएंगे सर? 3। पहला मैं आपको बता रहा हूं ब्रोमिनेशन। क्या बता रहा हूं? ब्रोमिनेशन। तमीज से बातों को सुनिएगा। ब्रोमिनेशन के 2 केसेस हैं। ब्रोमिनेशन के 2 केसेस हैं। कौन कौन से? सीधा रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन, सीधा रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन कि अगर आपने इसकी रिएक्शन Br2 के साथ करवा दी इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब सॉल्वेंट आपने क्या लिया है? वाटर लिया है। इसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन। और अगर इसकी जगह आपने रिएक्शन करवा दी Br2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड भी सॉल्वेंट है। सर फर्क इतना है कि हमने बार बार बचपन से हमें वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट पढ़ाया हुआ है, तो हमें इसको ही सॉल्वेंट की तरह देखने की आदत है। बट सच क्या है कि ऑर्गेनिक भी कंपाउंड सॉल्वेंट हो सकते हैं और कार्बन डाइसल्फाइड आल्सो एक्ट्स एज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ऐसे केस में जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। कैसा होता है? ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, मतलब ऑर्थो पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर एंड ऑर्थो पोजीशन पर। तो अगर आपको 2,4,6, आई रिपीट, अगर आपको 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, नॉट ट्राई नाइट्रो, ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनाना है तो आप फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। बट अगर आपको सिर्फ ऑर्थो डेरिवेटिव चाहिए, मतलब आपको सिर्फ ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल चाहिए या फिर आपको सिर्फ पैरा ब्रोमोफिनॉल चाहिए, दोनों में से कुछ भी आपको बनाने को बोले, क्योंकि दोनों बनते हैं, आपकी मर्जी है। ये वाला कंपाउंड बनता है मेजर अमाउंट में, ये वाला कंपाउंड बनता है माइनर अमाउंट में, स्टेरिक फैक्टर्स की वजह से। मुद्दे की बात क्या है कि सर कार्बन डाइसल्फाइड लिया तो ऑर्थो डेरिवेटिव अलग बनता है, पैरा डेरिवेटिव अलग बनता है, और इसको बोलते हैं मोनो हेलोजिनेटेड कंपाउंड। मोनो हेलोजिनेटेड कंपाउंड, क्योंकि सर एक पोजीशन पर ही सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो बस ये बात ध्यान रखना। ब्रोमिनेशन के दोनों केसेस आपको बता दिए। इसी तरीके से नाइट्रेशन के भी 2 केसेस होते हैं। नाइट्रेशन के भी 2 केसेस होते हैं। कौन कौन से? आओ देखें। नाइट्रोजन के भी 2 केसेस हो गए। एक है डाइल्यूट HNO3 और दूसरा केस है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। तो आई गेस चीजें आप समझ पा रहे होंगे। ये फिनॉल हो गया, डाइल्यूट HNO3, दूसरा केस हो गया कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। सर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के केस में तो ट्राई सब्स्टिट्यूट बनना चाहिए, बनेगा भी। डाइल्यूट के केस में क्या बनेगा? या तो बनेगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, आई रिपीट, या तो बनेगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल या फिर बनेगा पैरानाइट्रोफिनॉल, या फिर क्या बनेगा? पैरानाइट्रोफिनॉल। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रीजन बेस्ड क्वेश्चन बता देता हूँ, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट रीजन बेस्ड क्वेश्चन बता देता हूँ, पहले रिएक्शन देख लें। सर अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिया तो सर तीनों के तीनों पोजीशन पर, मतलब 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। तमीज से बातों को सुनते हुए चलिए और देखते हुए चलिए। सर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा, बट एज कंपेयर टू 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल की कंपैरिजन में इसका अदर नेम ज्यादा कॉमन है, विच इज नोन एज पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? पिक्रिक एसिड। और बोर्ड में सीधा पूछा गया कि हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल इनटू पिक्रिक एसिड। तो जिस बच्चे को यही नहीं पता कि ट्राई नाइट्रोफिनॉल इज नोन एज पिक्रिक एसिड, वो बेचारा क्या ही दिमाग लगा पाएगा। तो बात ध्यान रखनी है कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करवाई जाए, क्या नाम है, फिनॉल की, देन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल विच इज आल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड इन कॉमन लैंग्वेज। आई बात समझ में? अब यहाँ पे एक रीजन बेस्ड क्वेश्चन अराइज होता है, नीचे वाला पार्ट में हटा रहा हूं, ऊपर से डिस्कस करेंगे कि आउट ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल एंड आउट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल विच इज हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई। तमीज से बातों को सुनिएगा। आउट ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल एंड आउट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल विच इज हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई। इसका जवाब वही बच्चा तमीज से समझ सकता है जो ये बात जानता है कि सर बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि आप लिक्विड स्टेट से वेपर फेज में कन्वर्ट कर रहे हो। जस्टिफाइड है, कोई दिक्कत तो नहीं, लिक्विड स्टेट से वेपर फेज में कन्वर्ट कर रहे हो। और लिक्विड से वेपर फेज में जाने किस बात के ऊपर डिपेंड करता है? सर जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी। बहुत तमीज से बात को देना, जहां पे मैं अपनी पिच बढ़ाता हूं मतलब वहां पे कुछ ना कुछ मुद्दे की बात छुपी हुई है, तभी पिच चेंज करी जाती है। सर मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग जहां पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी वहां पे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग वीक होगी या फिर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो वेपर फेज में कन्वर्ट करना आसान होगा और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो जरा चेक कर लेते हैं क्या डिफरेंस आ रहा है। जब आप 2 मॉलिक्यूल लेते हो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के, तो पहले देखते हैं पहले डिफरेंस क्या आ रहा है। सर ये एक OH का ग्रुप हो गया, कुछ नहीं है, बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका बदल रहा है। OH ग्रुप को ऐसे ना लिखकर मैंने ऐसे दिखाया, और नाइट्रो ग्रुप को कैसे दिखा रहे हैं? नाइट्रो प्रेजेंट है, यहाँ पे डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहाँ पे कोऑर्डिनेटली बॉन्डेड ऑक्सीजन। यहाँ पे विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगती है, स्कोप है देखो पूरा का पूरा। यहाँ पे विद इन द मॉलिक्यूल H बॉन्डिंग लगती है। तो जब एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का मॉलिक्यूल
दूसरे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है तो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं होती। तमीज से बात को सुनिएगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं होती। कॉन्ट्ररी टू दिस, लिखे रहने देते हैं, नीचे लिखते हैं, कॉन्ट्ररी टू दिस पैरानाइट्रोफिनॉल में OH ग्रुप अलग है और नाइट्रो ग्रुप बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन पर प्रेजेंट है। तो ऐसे केस में वन पैरानाइट्रोफिनॉल मॉलिक्यूल कैन इंटरैक्ट विद अनदर पैरानाइट्रोफिनॉल मॉलिक्यूल थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये मैंने बिल्कुल कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा है, बट इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो इसके हाइड्रोजन और नाइट्रो ग्रुप के ऑक्सीजन के बीच में H बॉन्डिंग लगेगी। एंड बिकॉज यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बीच में H बॉन्डिंग लग रही है, देयरफॉर इनको वेपर फेज में एस्केप करना मुश्किल है, विच अकाउंट्स फॉर देयर हायर बॉइलिंग पॉइंट। तो यहीं पे जस्टिफाई कर लेते हैं कि पैरानाइट्रोफिनॉल हैज हायर BP एज कंपेयर टू ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा चुका है और आपको बता दिया। तो आप ऐसे रिप्रेजेंटेशन बनाकर इतनी सी बात, दूसरा बनाने की जरूरत नहीं होती। यहां पे आप बोलोगे इंट्रामॉलिक्यूलर, कौन सी? इंट्रा वर्ड का मतलब होता है विद इन, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। और यहां पे कौन सी लग रही है? इंटरमॉलिक्यूलर। कौन सी? इंटरमॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल्स के बीच में। और मॉलिक्यूल्स के बीच में H बॉन्डिंग लगना इज मोर इफेक्टिव फॉर इंक्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे H बॉन्डिंग लगेगी मॉलिक्यूल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना मुश्किल है, विच अकाउंट्स फॉर देयर हायर बॉइलिंग पॉइंट। आ गई बात समझ में? नाइट्रेशन भी सीख ली और साथ के साथ इसका रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी सीख लिया। अब आती है फाइनली लास्ट बात, सल्फोनेशन। क्या आती है? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के लिए किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं? H2SO4 के साथ। किसके साथ? H2SO4 के साथ। तो देखिए जरा, इसमें भी दो केसेस हैं। इसमें फर्क है टेम्परेचर का, इसमें फर्क है टेम्परेचर का। जब आप फिनॉल का रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाते हैं, इसमें टेम्परेचर का फर्क है। तमीज से बात को सीखेगा, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं वरना याद करने में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। अगर आपने 373 केल्विन लिया, अगर आपने 373 केल्विन लिया, जिसको आप चाहो तो 100 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हो, बट केल्विन में रिप्रेजेंट करना इज मोर प्रेफरेबल। तो सर पैरा पोजीशन पर सल्फोनेशन आ जाएगा। पैरा पोजीशन पर सल्फोनेशन, SO3H ग्रुप कहां पे अटैच हो जाएगा? पैरा पोजीशन पर। बट आपने अगर टेम्परेचर 200, आप बोल सकते हो 50 केल्विन के आसपास लिया, 200-250 की रेंज में होता है, आप चाहो तो 200-250 के आसपास भी याद कर लोगे तो भी काम चल जाएगा। बट 373 100 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो ऐसे केस में सल्फोनेशन होता है ऑर्थो पोजीशन पर। कौन सी पोजीशन पर? ऑर्थो पोजीशन पर। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि सर फिनॉल की H2SO4 के साथ रिएक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि सर कैसे याद रखें। तो ये कौन सा डेरिवेटिव बना? ऑर्थो, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, नाम मैं बता दे रहा हूं दोनों कंपाउंड के, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सर इसको फिनॉल के नाम से क्यों नहीं बोला? इसको फिनॉल के नाम से क्यों नहीं बोला? क्योंकि बेटा उसके लिए थोड़ी बहुत 11th हमें आनी चाहिए, और 11th में हमें सिखाया जाता था कि सीनियरिटी लिस्ट में जो पहले होता है उसको फंक्शनल ग्रुप माना जाता है और बचे हुए ग्रुप्स को प्रीफिक्सेस या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स माना जाता है। और क्योंकि सीनियरिटी लिस्ट के अंदर या फिर प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर सल्फोनिक ग्रुप पहले आता है, तो अब ये फंक्शनल ग्रुप बन गया और ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। तो कंपाउंड का नाम बेंजीन सल्फोनिक एसिड के फॉर्म में लिखा जाएगा, और इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन हो गई, क्योंकि जस्ट जुड़ी हुई पोजीशन। ध्यान रखना, एक मिसकंसेप्शन बच्चे धारणा अपने दिमाग में बना लेते हैं कि सिर्फ इसको ऑर्थो बोलते हैं। नहीं, ऑर्थो एंड पैरा या फिर मेटा आर विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे जनरली हम पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे रखते हैं, तो ये दोनों ऑर्थो हो जाती हैं। बट ध्यान रखना, फंक्शनल ग्रुप की जस्ट एडजेसेंट पोजीशंस आर ऑर्थो, उसके जस्ट बाद वाली दोनों आर मेटा, एंड जस्ट ऑपोजिट वाली 180 डिग्री वाली इज नोन एज पैरा पोजीशन। तो ये क्या कहलाएगा? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये क्या कहलाएगा? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मैं सिर्फ पी लिख रहा हूं, नाम पूरा वही हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्यों नाम लिखा? उसका रीजन है, दोनों में से लो टेम्परेचर कौन सा है? ये वाला। दोनों में से लो टेम्परेचर कौन सा है? ये वाला। तो बस आपको याद करने के लिए टिक बता रहा हूं कि लो टेम्परेचर, लो ओवर्ड यहां पे आ रहा है, लो टेम्परेचर पर ऑर्थो बनता है और हाई टेम्परेचर पर पैरा बनता है। लो टेम्परेचर पर ओ बनता है और हाई टेम्परेचर पर पैरा बनता है। आ गई बात समझ में? तो इसी के साथ हमारी खत्म होती है कौन सी रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब आती है सर बहुत इंपॉर्टेंट दो रिएक्शंस, जिसका नाम क्या है? रीमर टीमन रिएक्शन, और दूसरी का नाम क्या है? कोल्बे रिएक्शन। दोनों से ही बनने वाले प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और रीमर टीमन रिएक्शन मैंने आपको अमीन्स वाले चैप्टर में भी बता दी थी, क्योंकि उसमें और कार्बिलामीन में बस बहुत माइनर सा डिफरेंस है। आई रिपीट, कार्बिलामीन में, एनालीन की कार्बिलामीन में और फिनॉल की रीमर टीमन में बस ये फर्क है कि वहां पे एनालीन होता है और फिनॉल होता है। रिएक्टेंट या फिर रिएजेंट दोनों के सेम है। मुद्दे की बात पे आते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ सेकेंड रिएक्शन, सी ब्रांच की सेकेंड रिएक्शन, जिसका नाम क्या है? रीमर टीमन
रिएक्शन, है ना जी। अगर मैं जनरल रिएक्शन लिखूं, मैकेनिज्म भी बता देता हूं, बट अगर मैं जनरल रिएक्शन लिखूं तो जनरल रिएक्शन बहुत सिंपल है कि जब आप फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हैं, CHCl3 के साथ करवाते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ KOH, किसकी प्रेजेंस में करवानी है? KOH की प्रेजेंस में। तो आपको याद हो तो सर ये क्लोरोफॉर्म की भी केमिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म किसी के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्लोरोफॉर्म किसी के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये क्लोरोफॉर्म की भी केमिकल प्रॉपर्टी है, और फिनॉल इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाइस वर्सा कैसे भी बोल लो, ये इसके साथ खेल रहा है या फिर ये इसके साथ खेल रहा है, खेल तो दोनों ही रहे, तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी है। तो सर मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज नोन एज, क्या बोलते हैं यहाँ पे? OH ग्रुप आ जाता है, यहाँ पे CHO ग्रुप, इसको बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड पहला नाम, या फिर ऑल्सो नोन एज सैलिसाइल एल्डिहाइड इन कॉमन लैंग्वेज। मुद्दे की बात यह है, इसको सैलिसाइल एल्डिहाइड बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, क्योंकि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। समझ रहे हैं बात को? कैसे बना वो भी मैं आपको बता देता हूं, बट मुद्दे की बात रिएक्शन हमें पहले आनी चाहिए कि रिएक्शन क्या होती है, ठीक है जी। अब आते हैं इसके मैकेनिज्म पे। होता क्या है, सबसे पहले आपको फिनॉल की रिएक्शन करवानी होती है सोडियम के साथ, और हमें पता है कि अगर फिनॉल की रिएक्शन सोडियम के साथ करवा दी तो अभी सीख के आए हो केमिकल प्रॉपर्टी में कि सोडियम हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड। तो एक्चुअल में रिएक्शन की शुरुआत यहां से होती है। अब इसकी रिएक्शन जब आप, इंपॉर्टेंट बात, जब आप क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन KOH के साथ करवाते हो तो इन दोनों के आपस में रिएक्शन से CHCl2 जनरेट होता है एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, और इसको बोलते हैं कार्बीन, या एक्चुअल नेम इसका होता है डाइक्लोरोकार्बीन। मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि फिर आपको 11 का कंसेप्ट मुझे समझाना पड़ेगा और हम टॉपिक से डेविएट हो जाएंगे। सर ये डाइक्लोरोकार्बीन इलेक्ट्रोफाइल है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि सर ऑल्दो इसके पास कार्बन में एक लोन पेयर है फिर भी इलेक्ट्रोफाइल है। इसका राज से पर्दा में नहीं हटा सकता, वरना हम बहुत गहराई में घुस जाएंगे, निकालना बाहर मुश्किल हो जाएगा। कि सर ये डाइक्लोरोकार्बीन में ऑल्दो कार्बन के पास लोन पेयर है, या फिर आप बोल सकते हो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर भी इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है तो बेंजीन रिंग की तरफ अट्रैक्ट होगा, और बेंजीन रिंग की तरफ अगर अट्रैक्ट होगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं CHCl2 डाइक्लोरोकार्बीन, तो कहां अट्रैक्ट होगा? सर ऑर्थो पे भी अट्रैक्ट हो सकता है और पैरा पे भी अट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन मेन हमें अभी ऑर्थो पोजीशन से मतलब है। किससे मतलब है? ऑर्थो पोजीशन से मतलब है। तो ऐसा करने पर तमीज से जरा चीजों को देखिएगा, ONA यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे आ गया CHCl2। क्या आ गया? CHCl2। अच्छा एक चेंज कर लेते हैं, CHCl2 बनने के बाद थोड़ा और चेंजेस कर रहा हूं। CHCl2 बनने के बाद एक्चुअल में CCl2 में कन्वर्ट होता है और इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। बहुत माइनर सा फर्क है, कैसे बना मैं नहीं जाना चाह रहा उस टॉपिक पे, वरना लेंदी हो जाएंगी चीजें। CCl2 बनता है, नॉट CHCl2, CCl2 का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे भी CCl2 का फॉर्मेशन होगा, इसको आप डाइक्लोरोकार्बीन बोलते हो। और ये डाइक्लोरोकार्बीन बेंजीन इनकी ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा, क्योंकि अगर ये ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करना चाहता है तो यहाँ से हाइड्रोजन हटाएगा। क्या हटाएगा? हाइड्रोजन हटाएगा, और वो हाइड्रोजन यहाँ पे जाकर मिल जाएगा CHCl2 के फॉर्म में। राइट है, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बच्चों वाली बात, यहां तक हम पहुंच चुके स्टेप में। अब इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूं 2 मोल्स ऑफ एक्वस NaOH के साथ। किसके साथ? 2 मोल्स ऑफ एक्वस NaOH के साथ। तो दिमाग लगाओ कि सर एक्वस NaOH आया तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, और होगी भी, क्योंकि सर क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। और ऐसा करवाने पर दोनों क्लोरीन की जगह कौन सा ग्रुप आ जाएगा? OH ग्रुप। कैसा ग्रुप आ जाएगा? OH ग्रुप। O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और यहाँ पे CH के साथ आ गए 2 OH ग्रुप। मल्टीपल टाइम आपको बताया है, एक कार्बन पर 2 या 2 से ज्यादा OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते एंड आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल। किस फॉर्म में हट जाएंगे? वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में। ऐसा करने पर ये स्पीशीज किस में कन्वर्ट हो गई? सर ऊपर वाला पार्ट तो विल स्टिल रिमेन कांस्टेंट ONA, और यहाँ पे आ गया CHO ग्रुप। कैसा ग्रुप आ गया? एल्डिहाइड ग्रुप। क्यों? क्योंकि सर यहाँ से पूरा OH ग्रुप का लॉस हुआ, पूरा OH ग्रुप का लॉस हुआ तो कार्बन की पूरी वैलेंसी फ्री हो गई, और यहाँ पे ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को लूज करा तो ऑक्सीजन का एक बॉन्ड फ्री हो गया, दोनों ने आपस में सेटिस्फाई करा, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप हेयर। और फाइनली इस कंपाउंड का आप एसिडिफिकेशन करवा दो। एसिडिफिकेशन का मतलब आप क्या बोल दो? H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन, या फिर आप चाहो तो बोल सकते हो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन। तो कुछ नहीं होगा, ऊपर वाली पोजीशन पर बस हटकर सोडियम फिनॉक्साइड का एसिडिफिकेशन करवाने पर ऊपर क्या आ जाएगा? सिर्फ फिनॉल ग्रुप, एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज नथिंग बट सैलिसाइल्डिहाइड, आल्सो नोन एज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। आ गई बात समझ में? वैसे तो किस्मत अच्छी होती तो सर मेजॉरिटी किस में लाइन रिएक्शन आती है कि आपसे एक्स कंपाउंड पूछ लिया जाता है कि दिस कंपाउंड रिएक्ट्स विद दिस एंड दिस, और ये क्या बनेगा? तो इसका नाम क्या है? सैलिसाइल एल्डिहाइड। रीमर्टिवन रिएक्शन का नाम हो गया। राइट, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन पे, जिसका नाम है कोल्बे रिएक्शन। क्या नाम है? कोल्बे रिएक्शन। खोलबे मत बोल देना, कोल्बे, है ना, गुंडागर्दी में आदत है खोलबे, तो खोलबे नहीं, रिएक्शन का नाम है कोल्बे, तमीज से।
देखते हैं ज़रा कोल्बे रिएक्शन से क्या मिलेगा, मिलता जुलता कंपाउंड मिलेगा, इतना हम देख लेते हैं। बट ये हो गई हमारी थर्ड रिएक्शन, सी ब्रांच की थर्ड रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन। क्या होती है रिएक्शन, अगर मैं एक लाइन में लिखूं कि जब आप फिनॉल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में करवाते हो तो पहले तो बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड। जब आप इसकी रिएक्शन CO2 के साथ करवाएंगे एट अबाउट 400 केल्विन एंड 4 to 7 atm प्रेशर, फिक्स होते हैं पैरामीटर, याद हो जाएंगे, टिपिकल बात नहीं, घबराओ मत। तो ऐसा करवाने पर ये पूरा का पूरा CO2 ग्रुप जाकर इस पोजीशन पर अटैच हो जाता है। और क्योंकि CO2 ग्रुप जब जुड़ता है, चीजों को मैं आपको रिलेट करवाता हूं, अभी आप सीख जाओगे, एक मिनट बस रुकना। C डबल बॉन्ड O Na ग्रुप यहां पर आ गया, विच अंडरगोज रीअरेंजमेंट। क्या हो जाता है इसका? रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट के बाद ये पूरा का पूरा CO2 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ OH ग्रुप एट दिस पोजीशन एंड COO नेगेटिव Na पॉजिटिव एट दिस पोजीशन। कुछ नहीं हुआ। रीअरेंजमेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो मैकेनिज्म का पार्ट है, तो आप सीधा रिएक्शन समझ सकते हो कि सर CO2 ऐड हुआ। अब जिस तरीके से आपको सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन याद हो, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, सर उसमें CO2 हटता है, तो CO2 का हटना जिस तरीके से इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन, तो CO2 का जुड़ना इज नोन एज कार्बोक्सिलेशन। इस स्टेप को क्या बोल देते हैं? कार्बोक्सिलेशन। और कार्बोक्सिलेशन के बाद रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट के बाद पूरा का पूरा कार्बोक्सिलेट ग्रुप इस पोजीशन पर माइग्रेट कर जाएगा और यहां से जो हाइड्रोजन हटा होगा वो यहां शिफ्ट हो गया। और फाइनली इसका एसिडिफिकेशन करवाने पर, एसिडिफिकेशन को हम कैसे बोल सकते हैं? जैसे मर्जी बोल लो, दिमाग डाइवर्सिफाई करने के लिए H पॉजिटिव ऑब्लिक H2 बोला, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे तो OH प्रेजेंट ही है, यहाँ पे COOH ग्रुप आ गया। ये कंपाउंड क्या कहलाता है? दिस कंपाउंड इज नोन एज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या नाम है इसका? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बट जिस तरीके से वहां पे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का नाम सैलिसाइल एल्डिहाइड था, इसका नेम इज सैलिसाइलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? सैलिसाइलिक एसिड। ये एस्पिरिन बनाने के काम में आता है। क्या बनाने के काम में आता है? एस्पिरिन बनाने के काम में आता है। बट क्योंकि वो रिएक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है तो यहीं पे पॉज लगा देंगे रिएक्शन को। सर अगर आप फिनॉल की रिएक्शन NaOH के साथ करवाओगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, ये तो हम सीख ही चुके हैं। CO2 के साथ रिएक्शन करवाने पर कार्बोक्सिलेशन होगा एट 400 केल्विन एंड 4 to 7 atm प्रेशर, which undergoes rearrangement and CO2 group is shifted at ortho position, which ultimately after acidification leads to the formation of ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑल्सो नोन एज सैलिसाइलिक एसिड। तो मुद्दे की बात क्या है? रीमर-टीमन रिएक्शन से सैलिसाइल एल्डिहाइड बनता है और कोल्बे रिएक्शन से सैलिसाइलिक एसिड बनता है। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है। बाई चांस अगर भूल जाओ, क्योंकि होता है, मोस्ट कॉमन एरर है, बाई चांस भूल जाओ कि कोल्बे से CO2 आ रहा था या फिर रीमर-टीमन के अंदर CO2 आ रहा था, तो ध्यान रखना का की आवाज इसमें भी आ रही है और इसमें भी कहीं ना कहीं C वर्ड आ रहा है। तो आप जैसे मर्जी रिलेट करना चाहो। मैंने अपने स्टैंडर्ड में 12th में ऐसे याद कर दी क्योंकि मुझे कंफ्यूजन होता था रीमर-टीमन में और कार्बोक्सिलेट में, कोल्बे रिएक्शन के अंदर। तो मैंने ऐसे याद रख लिया था कि सर कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, इस स्टेप के अंदर क्या हो रहा है? कार्बोक्सिलेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे स्टेप का नाम क्या है? कार्बोक्सिलेशन। तो सर जिसके अंदर CO2 ग्रुप जुड़ेगा उसी को तो कार्बोक्सिलेशन बोलेंगे, और जहां पे कार्बोक्सिलेशन हो रहा है वो कोल्बे रिएक्शन है। कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, कोल्बे रिएक्शन है, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं। सो विद दिस वी फाइनली एंड विद आर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। अब आता है फाइनली डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। क्या आता है? डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, कि कैसे आप फिनॉल को एल्कोहल से डिस्टिंग्विश करोगे। तमीज से बात को सुनना, आप कैसे फिनॉल को एल्कोहल से डिस्टिंग्विश करोगे। तो इसमें कुछ रिएक्शन नहीं होती, बस कलर चेंज के बिहाफ पर डिस्टिंग्विश किया जाता है। तो बता देता हूं, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट पैरा है। पहले टेस्ट का नाम है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। कौन सा? FeCl3 टेस्ट। तो सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं कि अगर आपने फिनॉल का रिएक्शन FeCl3 के साथ करवाया तो तीनों में से किसी भी रंग का सॉल्यूशन मिल सकता है। आई रिपीट, अगर आपने फिनॉल का रिएक्शन FeCl3 के साथ करवाया तो तीनों में से किसी भी रंग का सॉल्यूशन मिल सकता है। या तो ग्रीन मिलेगा, या फिर ब्लू मिलेगा, या फिर वॉयलेट मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्रीन, ब्लू या फिर वॉयलेट। आपको याद आ रहा हो तो मैंने HNO2 वाली रिएक्शन में 2 डिग्री अमीन्स की HNO2 वाली रिएक्शन के अंदर GBr ट्रिक बताई थी। यहाँ पे भी मैंने सीक्वेंस में लिखा है क्योंकि बस यहाँ पे GBr की जगह GBV आ रहा है। रिएक्शन कुछ नहीं होती, इधर ग्रीन, ब्लू और वायलेट कलर इज ऑब्टेन्ड when phenol is made to react with FeCl3।
ये क्वेश्चन बोर्ड में एक दो बार fill in the blanks के फॉर्म में आया है कि when phenol reacts with FeCl3 the color of the solution obtained is, आपको ऊपर में ग्रीन, ब्लू या वायलेट में से कुछ भी दे रखा हो, आप इसमें से आंसर बता दोगे, बट मोस्ट प्रोबेबली या तो आप ब्लू आंसर बताते हो या फिर वायलेट बताते हो, क्योंकि ऑप्शन में ब्लू या वायलेट ही गिवन होता है, ब्लू वायलेट की रेंज का कलर ऑब्टेन होता है, राइट। बट अगर आप एल्कोहल करवाओगे, एल्कोहल की रिएक्शन करवाओगे आप FeCl3 के साथ, है तो इसमें भी OH ग्रुप, बट यहाँ पे नो कलर इज ऑब्जर्व्ड, नो कलर इज ऑब्जर्व्ड। ये पहला डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। दूसरे टेस्ट का नाम है एजोडाई टेस्ट। सर असल में ये एजोडाई टेस्ट जो है ये हम कहाँ पढ़ चुके हैं, ये हम डायजोनियम कंपाउंड में पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं? डायजोनियम कंपाउंड में पढ़ चुके हैं कि डायजोनियम सॉल्ट की लास्ट रिएक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, कपलिंग रिएक्शन। क्या बोलते थे? कपलिंग रिएक्शन। बाय चांस भूल गए हैं तो बता देता हूं कि जब BDC की रिएक्शन, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फिनॉल के साथ करवाई जाती है, क्योंकि अभी यहाँ पे मुद्दे की बात क्या हो रही है, फिनॉल के साथ। कुछ नहीं करना, बस फिनॉल को ऐसे रखना कि फिनॉल की पैरा पोजिशन इसकी तरफ फेसिंग हो। हमें पता है सच कि सर इसकी पैरा पोजिशन पर हाइड्रोजन होगा, फैक्ट है, तो कुछ नहीं करना, यहाँ से क्लोरीन हटाओ, यहाँ से H हटाओ, यहाँ से क्लोरीन हटाओ, यहाँ से H हटाओ, नाइट्रोजन पूरा का पूरा इस फिनाइल रिंग के साथ जाकर जुड़ जाएगा, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अ कलर्ड कंपाउंड विच आर जनरली नोन एज डाइज। क्या बोलते हैं? डाई, क्योंकि आपको पता हो डाइज का मतलब क्या होता है, कलरिंग एजेंट्स, है ना, कपड़े रंगने के भी काम में आते थे पहले। और कौन सा रंग ऑब्टेन होता है सर? जनरली ऑरेंज, मतलब ऑरेंज के शेड, या फिर आप बोल सकते हो रेड शेड। हमें विबग्योर में पता है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो येलो, ऑरेंज, रेड, या तो येलो ऑब्टेन होता है या फिर ऑरेंज या फिर रेड कलर ऑब्टेन हो सकता है, राइट। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन साथ में बता दे रहा हूं कि जिस तरीके से बेंजीन BDC की रिएक्शन फिनॉल के साथ होती है, उसी तरीके से BDC की रिएक्शन एनालीन के साथ भी होती है। किसके साथ होती है? एनालीन के साथ। सब कुछ सेम, बस OH ग्रुप की जगह क्या आ गया? NH2 ग्रुप। तो सेम काम करवाना है, यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ, यहाँ से क्लोरीन हटाओ, अभी भी क्या बन जाएगी? एजोडाई बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एजोडाई, विच इज नथिंग बट एन कलर्ड कंपाउंड, सॉरी एन नहीं, विच इज नथिंग बट अ कलर्ड कंपाउंड। और कलर कौन सा आता है? येलो, ऑरेंज या फिर रेड शेड का। ये बात आई समझ में? लेकिन नीचे वाली रिएक्शन में हटा रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ यहाँ पे मेंशन करना है, यहाँ से मैं हटा रहा हूँ कि अगर इसकी जगह आपने फिनॉल लिया होता, आई रिपीट, इसकी जगह, सॉरी, इसकी जगह आपने अल्कोहल लिया होता BDC के साथ, फिनॉल की जगह आपने अगर अल्कोहल लिया होता तो नो कलर ऑब्टेन्ड। क्या लिख देते सीधा? नो कलर ऑब्जर्व्ड या फिर नो कलर ऑब्टेन्ड। बस दीज आर द ओनली टू पॉसिबल टेस्ट इन आवर सिलेबस विद रिस्पेक्ट टू फिनॉल, या तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट या फिर एजोडाई टेस्ट। और एजोडाई टेस्ट असल में BDC की फ्लो चार्ट में भी आ जाता है, जो BDC के सारे पॉसिबल एस्पेक्ट्स बनते हैं उसके अंदर ये दोनों रिएक्शंस आ जाती हैं कि BDC का रिएक्शन फिनॉल के साथ करवाओ या फिर BDC का रिएक्शन एनिलीन के साथ करवाओ। कलर्ड कंपाउंड्स बनते हैं विच आर नोन एज एजोडाई कंपाउंड्स। क्या बनते हैं? एजोडाई कंपाउंड्स, जिनका कलर जनरली येलो होता है, ऑरेंज होता है, रेड होता है। That's it. So this was all about the entire aspect of phenol. फिनॉल के बारे में इसके अलावा कुछ भी नहीं आता बोर्ड में। आ गई बात समझ में? तो उसके बाद लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर टू बी डिस्कस्ड इज ईथर। और पहले ही बता रहा हूं, सारे आपको पैरामीटर्स बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखना दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे सारे डिस्कस, बट वो कौन से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक एक करके देखेंगे, ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, तो सीरीज में इसके बाद आता है हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर विच इज ईथर। ईथर के अंदर थोड़ी बहुत बातें तमीज से सीखना, क्योंकि आप ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में शायद पहली बार सुन रहे होगे। तो पहले ईथर के अंदर आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन सिस्टम पे, और इसका नॉमेनक्लेचर भी हमें सीखना पड़ेगा। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम इसका बहुत प्रिसाइज है। किस बेसिस पे? पहला क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। सीधा मैं पैरामीटर लिख रहा हूँ यहाँ पे, सिमेट्री के बेसिस पे। बहुत बच्चों वाली बात है, इसमें कुछ टेक्निकलिटी नहीं है, आप देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे। क्योंकि हमें पता है ईथर के अंदर ऑक्सीजन के इधर साइड पर दो एल्काइल ग्रुप होते हैं, मतलब एक इधर एल्काइल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में एल्काइल ग्रुप। तो क्या क्राइटेरिया होगा सिमेट्री के बेसिस पे? बहुत बच्चों वाली बात कर, पहला हो जाएगा सिमेट्रिकल ईथर। पहला कौन सा हो जाएगा? सिमेट्रिकल ईथर। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल ईथर। कैसा हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल। अब इसमें कुछ टेक्निकलिटी है ही नहीं, अगर आपको चीजें समझ में आ जाती हैं। सर अगर इधर साइड पर एल्काइल ग्रुप्स आर सिमिलर तो सिमेट्रिकल, और अगर ऑक्सीजन के इधर साइड पर एल्काइल ग्रुप्स आर डिसिमिलर देन अनसिमेट्रिकल। एग्जांपल ले लेते हैं। सर अगर ऑक्सीजन के इस तरफ भी मिथाइल ग्रुप है और दूसरी तरफ भी मिथाइल ग्रुप हो तो सिमेट्रिकल हो जाएगा, और अगर इस तरफ मिथाइल ग्रुप हो और ऑक्सीजन के इस तरफ इथाइल ग्रुप हो तो कैसा हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल। ये बच्चों वाली बात है। क्या है? सिमिलर ग्रुप तो सिमेट्रिकल, डिसिमिलर ग्रुप्स तो अनसिमेट्रिकल। ये तो पहला पैरामीटर।
दूसरा पैरामीटर कौन सा होता है? ऑन द बेसिस ऑफ साइड ग्रुप्स या फिर ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स, कौन से ग्रुप्स ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हैं उसके बेसिस पे। तो ये भी बहुत बच्चों वाली बात है, या तो एलिफेटिक ईथर होगा या फिर एरोमेटिक ईथर होगा। कौन सा? या तो एलिफेटिक ईथर होगा या फिर एरोमेटिक ईथर होगा। क्या मतलब हो गया सर? अगर ऑक्सीजन के इधर साइड पर एल्काइल ग्रुप है, आई रिपीट, अगर ऑक्सीजन के इधर साइड पर एल्काइल ग्रुप हो, सेम हो डिफरेंट हो डजंट मैटर, क्योंकि अब आपने क्राइटेरिया बदल दिया, सेम हो या फिर डिफरेंट हो, बट अगर दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप हैं देन दे आर नोन एज एलिफेटिक ईथर। क्या बोलते हैं? एलिफेटिक ईथर। और एरोमेटिक ईथर का मतलब क्या हो गया सर? दोनों साइड पर हमारी कम से कम क्या प्रेजेंट होना चाहिए? फिनाइल रिंग या फिर फिनाइल रिंग का सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, C6H5। फिनाइल रिंग हो या फिर फिनाइल रिंग का सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसको क्या बोलते हैं? एरोमेटिक ईथर। बट टेक्निकली बताऊं, ये बातें बहुत ज्यादा काम में नहीं आती, कोई बहुत टिपिकल बात नहीं है, बस ये वाला पैरामीटर थोड़ा दिमाग में रखना। दिमाग में क्यों रखना है? तो सिमेट्री का मतलब पता ही है, सिमिलर ग्रुप तो सिमेट्रिकल, डिसिमिलर ग्रुप तो अनसिमेट्रिकल, बात खत्म, राइट। अब आते हैं इसके बाद इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि इनका नॉमेनक्लेचर क्या होता है, क्योंकि आपको याद हो मैंने आपको एस्टर का नॉमेनक्लेचर तो सिखा दिया और मैंने बोला था कि ईथर का नॉमेनक्लेचर कॉमन बता दे रहा हूं बट सीखेंगे हम इसी टॉपिक में। तो आ गया है आज वो दिन, आज ही है वो दिन जब आप सीखेंगे ईथर्स का नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में बाकी चैप्टर्स की तरह यहाँ पे भी दो चलने वाले हैं, कौन से? IUPAC एंड कॉमन। देखते आइए, IUPAC और दूसरा कौन सा हो जाएगा? कॉमन। इसका कॉमन नॉमेनक्लेचर बहुत सिंपल है, टेक्निकली स्पीकिंग इसका कॉमन नॉमेनक्लेचर बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो पहले सिंपल वाला सीख लेते हैं। करना क्या होता है? ऑक्सीजन के इधर साइड पर जो भी एल्काइल ग्रुप है उन एल्काइल ग्रुप का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए, फॉलोड बाय द सफिक्स ईथर। मतलब मुद्दे की बात लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, एल्काइल एल्काइल फॉलोड बाय द सफिक्स ईथर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एल्काइल ग्रुप का नाम लिखिए फॉलोड बाय द सफिक्स ईथर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक तरफ प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप और दूसरी तरफ प्रेजेंट है C2H5 ग्रुप, तो क्या नाम हो जाएगा सर? इसको बोलते हैं मिथाइल, इसको बोलते हैं इथाइल, बट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आता है, तो इथाइल मिथाइल ईथर। क्या हो गया? इथाइल मिथाइल ईथर। सर ये तो अनसिमेट्रिकल वाला केस हो गया, एक सिमेट्रिकल भी बता दो, तो एक सिमेट्रिकल भी ले लेते हैं कि अगर इधर भी CH3 ग्रुप प्रेजेंट है उधर भी CH3 ग्रुप प्रेजेंट है तो दोनों जगह मिथाइल आ गया, तो मिथाइल मिथाइल ईथर तो बोलेंगे नहीं, डायरेक्टली क्या बोल देंगे? डाई मिथाइल ईथर। क्या बोल देंगे? डाई मिथाइल ईथर। ठीक है जी। सर अब सिमेट्रिकल बता दिया, एक एरोमेटिक वाला भी बता दो, तो एरोमेटिक भी देख लो। अगर एक तरफ फिनाइल रिंग प्रेजेंट है, आई रिपीट, अगर एक तरफ फिनाइल रिंग प्रेजेंट है और एक तरफ मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका नाम P से शुरू हो रहा है, इसका नाम M से शुरू हो रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आएगा? M आएगा, तो मिथाइल फिनाइल ईथर। क्या बोल देंगे? मिथाइल फिनाइल ईथर। बात खत्म। तो कॉमन नॉमेनक्लेचर तो बहुत ज्यादा सिंपल है, एल्काइल एल्काइल ईथर वाला रूल फॉलो करते हुए कंपाउंड का नाम बता देना है, मुद्दे की बात बस इतनी सी है, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं। अब आते हैं इसके बाद IUPAC नॉमेनक्लेचर में। अगर ये आपका कंपाउंड प्रेजेंट है, तमीज से बातों को सुनना तभी सीखोगे। IUPAC के रूल नहीं बदलते। पहला रूल क्या बोलते हैं? आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। तो आपका सबसे पहला काम यही रहेगा कि आप आइडेंटिफाई करो कि कार्बन की लंबी चेन इस तरफ है या फिर कार्बन की लंबी चेन इस तरफ है, मतलब किस साइड पर कार्बन की लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बन रही है। उस लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को मार्क कर लो, सबसे लंबी जो कार्बन की चेन बन रही है वो मार्क कर लो, और एल्कोक्सी ग्रुप, आई रिपीट, OR ग्रुप उस चेन के कौन से कार्बन पर आ रहा है उस कार्बन का नंबर पता करो और नाम लिख दो। चीजें लिखते हैं बट मैं आपको जनरल रूल बता रहा हूं कि इसके IUPAC रूल के अंदर नाम फॉलो होता है एल्कोक्सी एल्केन। क्या रूल फॉलो होता है? एल्कोक्सी एल्केन। और एल्कोक्सी एल्केन में जो छोटा एल्काइल ग्रुप होगा, आई रिपीट, जो छोटा एल्काइल ग्रुप होगा, मतलब इट कंटेन्स लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर एल्कोक्सी पार्ट बना लेगा। और हमें पता है जो पेरेंट चेन होगी या फिर जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन होगी वो एल्केन के नाम के फॉर्म में लिखी जाएगी। एग्जाम्पल से देखते हैं, चीजें और क्लियर होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल C2H5 गिवन है और इधर गिवन है OCH3, तो आउट ऑफ इथाइल एंड मिथाइल विच विल फॉर्म पेरेंट चेन? तो सर इथाइल के अंदर ज्यादा नंबर कार्बन है, ये तो बन गई पेरेंट चेन, और ये पेरेंट चेन है तो पूरा का पूरा हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन गया। खास बात क्या है कि ईथर फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट ही बनता है, तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं, कैसे भी कर लो आप, कार्बन नंबर 1 इसको बोलो या फिर कैसे बोलो, नंबरिंग तो यहीं से करी जाएगी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी इथेन। क्या नाम हो जाएगा? मिथॉक्सी इथेन, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं। और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, लेट से कंपाउंड गिवन है CH3 CH3 और यहाँ पे OCH3 ग्रुप प्रेजेंट है। पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे पेरेंट चेन कौन सी बननी है।
सर ऑक्सीजन के इस तरफ मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के इस तरफ आइसोप्रोपाइल ग्रुप प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? आइसोप्रोपाइल ग्रुप। मुद्दे की बात क्या है कि यहाँ पे 3 कार्बन प्रेजेंट है, तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ये बनेगी और ये बन गया पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट। अब ये सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पर आ रहा है ये भी मैटर करता है। सर ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकंड कार्बन, ये हो गया थर्ड कार्बन, कैसे भी नंबरिंग कर लो सेकंड पोजीशन पर ही आएगा। तो एल्कोक्सी के नाम से लिखना है, एल्कोक्सी के नाम से, और मिथाइल ग्रुप वाला एल्कोक्सी क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी। कौन सी पोजीशन पर आ रहा है? सेकंड पोजीशन पर। सो नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी 2-मिथॉक्सी प्रोपेन। क्या नाम हो गया? 2-मिथॉक्सी प्रोपेन। कोई बहुत टिपिकल बात नहीं है इसका नाम लिखना। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन आइडेंटिफाई करो, उसको इस तरीके से नंबर करो कि एल्कोक्सी ग्रुप शुड गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर और उसके हिसाब से इस कंपाउंड का नाम लिख दो। आ रही बात समझ में? अगेन सेम काम आपको ये करना है। आपने ऑब्जर्व करा होगा, हर बार यही आपको बताया गया है कि अगर आपको आईयूपीएससी की प्रैक्टिस करनी है आपके रेफरेंस के स्टार्टिंग में या फिर एनसीईआरटी फॉलो अप करते हो तो एनसीईआरटी के स्टार्टिंग में एक टेबल गिवन है, उन कंपाउंड के कॉमन नेम और उन कंपाउंड के आईयूपीएससी नेम आपको ट्राई करने हैं। बट एक इंपॉर्टेंट बात, कॉमन नॉमेनक्लेचर के अंदर या आईयूपीएससी कैसे भी बोलो, एक कंपाउंड जो आपको एरोमेटिक में बार बार देखने को मिलेगा वो है बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3 ग्रुप। बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3 ग्रुप एंड दिस कंपाउंड इज कॉमनली नोन एज एनाइसोल। क्या बोलते हैं इसको? एनाइसोल। तो ध्यान रखना, कई बार आपको मिथॉक्सी बेंजीन की जगह, आईयूपीएससी नेम तो इसका क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी बेंजीन। मिथॉक्सी बेंजीन की जगह डायरेक्टली क्या बोलते हैं? एनाइसोल। जैसे फिनॉल होता है, एनालीन होता है, इसी तरीके से एनाइसोल होता है। किसको एनाइसोल बोलते हैं? जब बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। राइट, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बस सीधा आते हैं इसके प्रिपरेशन मेथड पे। नॉमेनक्लेचर हो गया। आइसोमेरिज्म मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आइसोमेरिज्म ऑलरेडी आपको अल्कोहल में बता दिया है। अगर आपको याद हो दैट अल्कोहल्स एंड ईथर्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, तो दोबारा टाइम इन्वेस्ट करने का, क्योंकि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है तो दोबारा टाइम इन्वेस्ट करने का कोई सीन बनता नहीं है। तो सीधा हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट प्रिपरेशन मेथड। ठीक है जी, सीधा प्रिपरेशन मेथड का डिस्कशन। और बहुत छोटी बात सर, इसके अंदर 2 ही प्रिपरेशन मेथड है, बस 2 ही प्रिपरेशन मेथड है जो हमारे काम के हैं। और ज़रा तमीज़ से बातों को सुनिएगा। अब अपने कान नाक तमीज़ से दिमाग भी खोल लीजिए, क्योंकि पहला प्रिपरेशन मेथड ही सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बोलूंगा मैं ईथर के रिस्पेक्ट में। और एक रिएक्शन और है, मैंने 2 बोली है ना, चेक कर लेना बोर्ड में, इन दोनों में से एक ही फंसेगी अगर आई तो पहली रिएक्शन में कौन सी बोल रहा हूँ प्रिपरेशन मेथड में? विलियमसन ईथर सिंथेसिस मेथड। विलियमसन ईथर सिंथेसिस मेथड, ये रिएक्शन भी आपको याद हो तो आप हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ चुके हैं। बट यहाँ पे थोड़े थोड़े इसके सब डेरिवेटिव्स आ जाते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं। देखते हैं कैसे। जनरल रिएक्शन तो हमें पता है कि सर जब RX की रिएक्शन रोना के साथ करवाई जाती है, किसके साथ? रोना के साथ। सर रोना को टेक्निकली क्या बोलते हैं? सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड। तो सर यहाँ से ONA हटेगा, सॉरी नॉट ONA, यहाँ से Na हटेगा, यहाँ से X हटेगा, प्रोडक्ट फॉर्म विल बी ROR। क्या बनेगा? ROR, और साथ में NaOH विल बी फॉर्म्ड एज बाय प्रोडक्ट, सोडियम हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तो रही बच्चों वाली बात, लेकिन यहाँ पे आती है एक टेक्निकलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकलिटी आती है। क्या बात है वो? कि अगर एग्जाम्पल से मैं बातों को समझाऊंगा कि अगर जो आप ईथर बनाना चाहते हैं, बहुत तमीज़ से चीज़ों को सुनिएगा, सारी बातें समराइज अभी कर दूंगा। पहला केस, पहला सब केस, नॉट एग्जाम्पल, केस 1 इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि अगर आप एक ऐसा ईथर बनाना चाहते हैं जिसमें एक साइड पे एल्काइल ग्रुप इज 3 डिग्री, एक साइड पर एल्काइल ग्रुप इज 3 डिग्री और दूसरी साइड पर एल्काइल ग्रुप इज 1 डिग्री। तब इससे बातों को मेरी सुनिएगा। अगर आप एक ऐसा ईथर बनाना चाहते हैं जिसमें एक साइड पे एल्काइल ग्रुप इज 1 डिग्री और दूसरी साइड पर एल्काइल ग्रुप इज 3 डिग्री, ये आपके बनाने की डिमांड है। तो सीधा मैं आपको समरी पे ला रहा हूं कि जो आपका 1 डिग्री वाला पार्ट है वो कहां से आएगा? हेलो एल्केन से। तमीज से बातों को सुनिएगा। जो आपका 1 डिग्री वाला पार्ट है वो कहां से आएगा? हेलो एल्केन से। और आपका जो 3 डिग्री वाला पार्ट है वो कहां से आएगा? रोना से। अगर इतनी बातें सीख गए तो बेटा आप पक्का अच्छे से रिएक्शन कराओगे बोर्ड में, वरना कुछ भी टिपिकल बात नहीं है। रीजन मैं आपको बता दूंगा, बट मैं सीधा भी आपको ऑप्शन पे ला रहा हूं कि क्या इसके अंदर फॉर्मेट फॉलो होता है कि अगर आप एक ऐसा ईथर बनाना चाहते हैं जिसमें एक साइड पे एल्काइल ग्रुप 3 डिग्री वाला है और दूसरी साइड पर एल्काइल ग्रुप आपका 1 डिग्री वाला है, तो पक्की बात एल्काइल हैलाइड आप कौन सा लेंगे? 1 डिग्री वाला। और सोडियम एल्कोक्साइड आप कौन सा लेंगे? जिसके अंदर एल्काइल ग्रुप है 3 डिग्री वाला। तो ऐसा करने पर प्रोडक्ट फॉर्म विल बी ROR, यही बन जाएगा। अभी तो जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं तो कोई बहुत टिपिकल बात नहीं। यहाँ पे 3 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पे 1 डिग्री, और बाय प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? NaX। ये पहला केस है। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। इसको मैं हटा रहा हूँ, बस इस बात को ध्यान रखना। तो लेट से अगर मुझे बोला गया है मिथाइल आइसोब्यूटाइल ईथर बनाना है, मैं सीधा पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ
मुझे मिथाइल मतलब एक साइड पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और दूसरी साइड पर आइसोब्यूटाइल ग्रुप गिवन है। आइसोब्यूटाइल ग्रुप आपको मल्टीपल टाइम बता दिया। आइसोब्यूटाइल का मतलब क्या हो गया, ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बनी सेकंड लास्ट पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप, तो इसको बोल सकते हैं आइसोब्यूटाइल ग्रुप, राइट। तो इस साइड पर जो ग्रुप है वो कौन से डिग्री का है, 1 डिग्री का। इस साइड पर ऑक्सीजन के कार्बन के साथ ये पूरा ग्रुप कौन सा कंसिडर करा जाएगा, 3 डिग्री का। तो क्या हम बता सकते हैं कि इसको बनाने के लिए हमने हेलो एल्केन कौन सा और सोडियम एल्कोक्साइड कौन सा लिया होगा? तो सर सीधा आपने ट्रिक बता दिया, सीधा वो फॉलो अप करेंगे। सर जो 1 डिग्री वाला पार्ट है इट विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, तो CH3Cl से हमारा मिथाइल ग्रुप आने वाला है एंड CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव से हमारा ये वाला पार्ट आने वाला है, 3 डिग्री वाला पार्ट आने वाला है। मुद्दे की बात, इंपॉर्टेंट बात कि सर अगर एक साइड 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप होता है, दूसरी साइड 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप होता है, तो ऐसे केस में एल्काइल पार्ट या फिर 1 डिग्री वाला एल्काइल पार्ट कम्स फ्रॉम एल्काइल हैलाइड एंड 3 डिग्री वाला कम्स फ्रॉम सोडियम एल्कोक्साइड। अब ऐसा अराइज होता है क्वेश्चन, मतलब या फिर हमें दिमाग में आ सकता है कि सर ऐसा क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है। वैसे तो रटना पड़ेगा अगर आपने नहीं बताया तो, वैसे ट्रिक अच्छी बात है, आ गई समझ में, क्योंकि मुद्दे की बात हमें तो रिएक्शन पूछी जाएगी, बट ऐसा क्यों, उसका बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि अगर आप इसके अंदर से सोडियम हटा दो, चीजें समझ पाओगे तभी मैं आपको समझा पाऊंगा, या फिर इसको हटाकर सीधा मैं आपको ऐसे लिखता हूं कि RX की रिएक्शन आप रोना के साथ करवा रहे हो। किसके साथ करवा रहे हो? रोना के साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। तो सोडियम हटाने के बाद ये जो स्पीशीज बनती है ना, ये बेसिक होती है नेचर में, ध्यान रखना, ये बेसिक होती है नेचर में। बेसिक होने का मतलब क्या है कि इसकी टेंडेंसी है प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करवाने की। क्या टेंडेंसी है इसकी? प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करवाने की। तो ऐसे केस में अगर आपने 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड लिया, तमीज से बातों को सुनना, अगर इस केस में आपने 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड लिया, सीखो जरा चीजों को, CH3CCH3CH3Cl, अगर आपने 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड ले लिया तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रेफरेंस में, बातें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती हैं क्योंकि बेस से जुड़ा हुआ है, मतलब हमारे थोड़े कंसेप्ट से, 11th स्टैंडर्ड कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है। अगर आप 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की टेंडेंसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रेफरेंस में बीटा एलिमिनेशन शो करने की ज्यादा होती है। और हमें पता है बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि सर यहाँ से क्लोरीन हट जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा। तो ऐसा केस अगर आपने करवा दिया, आई रिपीट, अगर इन दोनों की जगह आपने ऐसा केस करवा दिया तो प्रोडक्ट आपका ईथर ना बनकर बीटा एलिमिनेशन बनेगा और प्रोडक्ट क्या बनता हुआ नजर आएगा? CH3, C डबल बॉन्ड CH2 और CH3। दोबारा बता दे रहा हूं मैं, ध्यान रखना, आपने बीटा एलिमिनेशन में क्या सीखा है, शायद इससे आप बातों को जल्दी कैचअप कर पाओ कि सर जब हेलो एल्केन की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ करवाई जाती है, किसके साथ करवाई जाती है? एल्कोहलिक KOH के साथ। होता क्या है, एल्कोहलिक KOH में भी यहाँ पे पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जिस तरीके से यहाँ पे ये भी प्रोटॉन एक्सट्रैक्टर की तरह बिहेव करता है, बताया है ना कि एसिड बेस के 3 फंडे होते हैं, कौन कौन से? अरहेनियस का, ब्रॉन्स्टेड लॉरी का और लुइस का। तो यहाँ पे ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी के बेस की तरह बिहेव करता है और इसकी टेंडेंसी होती है इस कंपाउंड में से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करवाने की या फिर हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करवाने की। और इसकी वजह से अगर आप एल्कोहलिक KOH लेते तो बीटा एलिमिनेशन होता। इसी तरीके से अगर आपने सोडियम एल्कोक्साइड लिया तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की बीटा एलिमिनेशन शो करने की टेंडेंसी मैक्सिमम होती है। ये बात हमने डिस्कस करी हुई है कि बीटा एलिमिनेशन में ऑर्डर क्या फॉलो अप होता है? 3 डिग्री कंपाउंड मोस्ट एक्टिव, 2 डिग्री कंपाउंड कंपैरेटिवली लेस एक्टिव एंड 1 डिग्री कंपाउंड लीस्ट एक्टिव। मतलब अगर आपने 3 डिग्री हेलो एल्केन ले लिया तो बीटा एलिमिनेशन उसकी शो करने की टेंडेंसी मैक्सिमम होगी, और क्योंकि बीटा एलिमिनेशन में 1 डिग्री की रिएक्शन लीस्ट होती है तो आप 1 डिग्री का हेलो एल्केन ले सकते हो। बात आई समझ में? नहीं समझ में आई, भाड़ में जाने दो। मुद्दे की बात क्या है कि अगर एक साइड 1 डिग्री ग्रुप चाहिए, 3 डिग्री ग्रुप चाहिए, तो 1 डिग्री ग्रुप कहाँ से आएगा? हेलो एल्केन से आएगा। बात खत्म। मुद्दे की बात बस इतनी सी है। इसका एक और सेकंड सब केस है, इसका एक और सेकंड सब केस है। क्या है सेकंड सब केस? आओ समझो जरा बातों को। मैं सीधा आपको समरी बता दे रहा हूं। केस 2 कहता है अगर आपको फिनाइल ईथर बनाना है, फिनाइल ईथर का मतलब क्या हो गया कि सर 1 ऑफ द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन विल बी सेटिस्फाइड बाय फिनाइल रिंग। मतलब एक मैंने एल्काइल ग्रुप ले लिया, वो कुछ भी हो सकता है, बट एक फिनाइल रिंग जरूरी है। तो ऐसे केस में 1 ऑफ योर स्टार्टिंग कंपाउंड्स मस्ट बी सोडियम फिनॉक्साइड। आई रिपीट, 1 ऑफ योर स्टार्टिंग कंपाउंड्स मस्ट बी सोडियम फिनॉक्साइड। ऐसा क्यों, जरा देख लेते हैं। मतलब एक आप RCl ले सकते हो और दूसरा आपको सोडियम फिनॉक्साइड लेना पड़ेगा। ऐसा करवाने पर ही ये मेन प्रोडक्ट बनेगा और बाय प्रोडक्ट में NaCl बनेगा। सर अगर क्लोरोबेंजीन ले लेते इसकी जगह, अगर इसकी जगह क्लोरोबेंजीन ले लें और इसका एल्कोक्साइड बना लें तो क्या रिएक्शन नहीं हो पाएगी? नहीं, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे क्लोरीन ले लिया, आई रिपीट, अगर आपने क्लोरीन ले लिया
तो एक्चुअल में जो क्लोरीन प्रेजेंट है बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा और यहां से क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन हमें पता है कि कंपैरेटिवली मुश्किल है। तो इसी केस वजह से, इसी की रीजन की वजह से, मतलब आपको क्वेश्चन एक आध रीजन बेस मिल जाएगा कि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनाइल ईथर वन ऑफ द स्टार्टिंग कंपाउंड्स मस्ट बी सोडियम फिनॉक्साइड एंड नॉट हेलोअरीन। जस्टिफाई द रीजन। दिस इज बिकॉज इफ वी स्टार्ट विद हेलोअरीन एज वन ऑफ द स्टार्टिंग प्रोडक्ट, then its tendency to undergo nucleophilic substitution with sodium alkoxide is comparatively less because the chlorine group is involved in resonance with benzene ring। क्योंकि ये क्लोरीन बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तो यहां से इसको हटाना मुश्किल है और जब तक ये हटेगा नहीं तब तक यहाँ पे OR ग्रुप आएगा नहीं। तो इसी वजह से हम स्टार्टिंग से सोडियम फिनॉक्साइड लेके चलते हैं, क्योंकि सोडियम फिनॉक्साइड के केस में यहाँ से सोडियम हटेगा और डायरेक्टली यहाँ पे एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा। ये सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। एक थर्ड एस्पेक्ट और है, वो भी मैं आपको बता देता हूं और सारी बातों को फिर हम समराइज करने के लिए एक बॉक्स में बंद कर लेंगे, क्योंकि बॉक्स में बंद करने का रीजन है कि सर खुला छोड़ दिया तो भाग जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, बोर्ड में क्या करके आएंगे। तो सीधा मैं आपको लाता हूं समरी पे। मैं सीधा एक काम करता हूं, आपको केस वेस आप छोड़ो, मैं सीधा आपको समरी पे लाता हूं, क्योंकि हमें तो सिर्फ क्वेश्चन करने को पूछा जाएगा, सीधा क्वेश्चन करने को पूछा जाएगा। अगर एक ग्रुप 1 डिग्री है एंड अदर ग्रुप 3 डिग्री है, आई रिपीट, अगर एक ग्रुप 1 डिग्री है और दूसरा ग्रुप 3 डिग्री है तो RX होगा 1 डिग्री वाला एंड RONA होगा 3 डिग्री वाला। पहली बात, पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बॉक्स थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा तो उसके मार्जिन अभी खोल देते हैं। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या ध्यान रखना है कि अगर सर फिनाइल ईथर बनाना है तो उस केस में one of the starting compounds must be sodium phenoxide and other compound will be alkyl halide। बात आ रही समझ में, one of the starting compounds must be sodium phenoxide and other part will be alkyl halide। और तीसरी बात, सर अगर ईथर के ईदर साइड पर दोनों ग्रुप 1 डिग्री के हैं, आई रिपीट, अगर ईथर में दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप 1 डिग्री के हैं, so the smaller alkyl group, I repeat, the smaller alkyl group will form, या फिर the smaller alkyl group will come from हेलोएल्केन। स्मॉलर वाला क्या मतलब हुआ इस बात का, देख लेते हैं अभी। रीजन वीजन अपनी जगह है लेकिन मुद्दे की बात अपनी जगह। लार्जर या फिर बल्कियर लिख सकते हैं। सर ये बात अल्टीमेटली काम की है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस के अंदर ये बात अल्टीमेटली काम की है। ये मतलब मैंने आपको बता दिया कि 1 डिग्री और 3 डिग्री प्रेजेंट है, तो 1 डिग्री वाला हमेशा कहाँ से आने वाला है, हेलोएल्केन से आने वाला है, और 3 डिग्री वाला कहाँ से आएगा, सोडियम एल्कोक्साइड से आएगा। अगर फिनाइल ईथर बनाना है, अगर फिनाइल ईथर बनाना है, OR बनाना है, सो वन ऑफ योर स्टार्टिंग कंपाउंड्स मस्ट बी सोडियम फिनॉक्साइड। बट अगर सर ईथर में दोनों एल्काइल ग्रुप 1 डिग्री के हैं, सो द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप कम्स फ्रॉम हेलोएल्केन। इस बात का मतलब क्या हो गया कि अगर आप मिथाइल इथाइल ईथर बना रहे हो, आई रिपीट, अगर आप मिथाइल इथाइल ईथर बना रहे हो तो ये स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है, बल्कियर एल्काइल ग्रुप है, तो ये कहाँ से आने वाला है, हेलोएल्केन से, CH3Cl से, और इसकी रिएक्शन C2H5ONA। इसका आंसर अल्टीमेटली स्टेरिक फैक्टर्स के अंदर छुपा होता है। तो ज़्यादा डेप्थ में ना जाकर मैंने आपको सीधा समरी या फिर मुद्दे की बात बता दी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर फंस जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बस सर 2 प्रिपरेशन मेथड हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड ये हो गया। दूसरा वाला हम पढ़ चुके हैं, कहाँ पढ़ चुके हैं अभी बताऊंगा, तुरंत बात रिलेट हो जाएंगी। सर दूसरा वाला हम पढ़ चुके हैं, कौन सा, फ्रॉम एल्कोहल। दूसरा वाला हम पढ़ चुके हैं, कहाँ पढ़ चुके हैं, फ्रॉम एल्कोहल। याद आ रहा हो तो चीजें बता दी हैं, GR एल्कोहल से बना रहे हैं। तो अगर आप ROH की रिएक्शन 2 मोल्स की कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाते हैं एट 413 केल्विन, अभी तो सिखाया है प्रीवियस वीडियो में, 443 केल्विन की जगह अगर आपने 413 केल्विन ले लिया तो सर अब बीटा एलिमिनेशन ना होकर 2 RH के मॉलिक्यूल आमने सामने रखकर इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस कर देंगे, और ऐसा करने पर प्रोडक्ट फॉर्म विल बी ईथर। क्या बन जाएगा, ईथर। बस, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसके अंदर कोई स्कोप ही नहीं है, कोई सब केसेस बनते नहीं है, तो बहुत बच्चों वाली बात है। इस वजह से रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती भी नहीं है कि अगर आपने 2 मोल इथेनॉल ले लिए, मैंने आपको कंपेयर करके बताया भी उस वीडियो के अंदर, है ना। अगर आपने 2 मोल इथेनॉल के ले लिए एट 413 केल्विन, 443 पे लेते तो इथीन बन जाता, बट 413 पे ले रहे हो तो क्या बन जाएगा, डाई इथाइल ईथर। क्या बन जाएगा, डाई इथाइल ईथर। बहुत ही बच्चों वाली बात। बस इसी के साथ हमारा प्रिपरेशन मेथड खत्म, पहला वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट, राइट। अब सीधा आते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे, और लास्ट टॉपिक इसके बाद क्या होगा, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। सीधा फिजिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं। 2 ही फिजिकल प्रॉपर्टी हैं एज यूजुअल, कौन सी, सॉल्युबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट। कौन सी,
सॉल्युबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो पीपी बोले तो फिजिकल प्रॉपर्टी, पहले का नाम है सॉल्युबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्युबिलिटी नहीं, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आर ईथर सॉल्युबल इन वाटर, यस। आर ईथर सॉल्युबल इन वाटर, यस, क्योंकि क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्कोप होगा, यस सर यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वाटर का वो ईथर के ऑक्सीजन ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेगा। एंड सिंस यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही है, देयरफॉर ईथर्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ईथर्स आर सॉल्युबल इन वाटर। बट विद इंक्रीज इन एल्काइल पार्ट, वही रीजन सेम, with increase in alkyl part the solubility of ethers decreases. This is because of hydrophobic nature of alkyl groups. This is because of hydrophobic nature of alkyl groups. बात आ गई समझ में, बहुत सिंपल सी बात, तो कोई बहुत टेक्निकल बात नहीं है। यहाँ पे भी H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है जो अकाउंट करेगा इनकी सॉल्युबिलिटी को। अब आते हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट वाले पैरामीटर के बारे में, और बॉइलिंग पॉइंट में आपसे डायरेक्टली रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि why the boiling point of ethers are much less as compared to their isomeric alcohols। दोबारा सुनना, why the boiling point of ethers are much less as compared to their isomeric alcohols। क्योंकि हमें पता है कि अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। कौन से आइसोमर्स? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो अगर मैं 4 कार्बन वाला अल्कोहल ले लूं C4H9OH और 4 कार्बन वाला मैं ईथर ले लूं जिसमें एक साइड पर या फिर सिमेट्रिकल ले लेते हैं C2H5O C2H5, तो दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? अल्कोहल का ज्यादा होगा, ईथर का कम होगा। क्यों सर? हमें पता है कि रीजन तो नहीं बदला, इतना टाइम हो चुका, सारी रिएक्शन सारी वीडियोस हमने देख ली, रीजन तो नहीं बदला, पता है हमें आंसर, रीजन बदला नहीं है कि सर अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में छुपा हुआ है, और ये बात फैक्ट है। दिस इज बिकॉज, रीजन क्या बोलेंगे, दिस इज बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल्स आर एसोसिएटेड बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्कोप है, बट ईथर्स के मॉलिक्यूल के बीच में, कंफ्यूज मत करना, ईथर वाटर के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, बट ईथर्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? जरा कंपेयर कर लो। ईथर्स के मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई स्कोप ही नहीं है, ईथर्स के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई स्कोप ही नहीं है। क्यों? ऑक्सीजन इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू हाइड्रोजन। ऑक्सीजन यहाँ पे किसके साथ जुड़ा होता है? कार्बन के साथ, और क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ नहीं जुड़ा हुआ तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई स्कोप नहीं है। देयरफॉर मॉलिक्यूल्स विल बी एसोसिएटेड बाय वैन डर वाल्स फोर्सेस, और हमें पता है वैन डर वाल्स फोर्सेस है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ज्यादा होगा। तो आंसर हम क्या फ्रेम करेंगे? दिस इज बिकॉज, सीधा मुद्दे की बात पे, दिस इज बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल आर एसोसिएटेड बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कॉन्ट्ररी टू दिस, द आइसोमेरिक अल्कोहल्स, द आइसोमेरिक ईथर्स आर एसोसिएटेड बाय intermolecular van der Waals forces which accounts for their lower boiling point as compared to their isomeric alcohols। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बच्चों वाली बात। अब फाइनली आती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी में एक ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई रिपीट, केमिकल प्रॉपर्टीज में एक ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी बता दे रहा हूं बट एक ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टू बी वेरी फ्रैंक, वही हमें तमीज से करनी है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज कोई बहुत टिपिकल बात नहीं है, बहुत ही बच्चों वाली बात है। पहली रिएक्शन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद HI, बहुत तमीज से बात को सुनिएगा। रिएक्शन विद HI के साथ आप इसकी रिएक्शन के बारे में, पहले तो मैं लिख रहा हूँ जनरल रिएक्शन, जिससे हमें पता चले कि असल में होता क्या है, क्या क्या सब केसेस हो सकते हैं वो बात की बात, लेकिन पहले हमें पता चले कि होता क्या है। तो जब आप ROR की रिएक्शन HI के साथ करवाते हैं तो ऐसा करने पर एक मॉलिक्यूल बन जाता है अल्कोहल का, आई रिपीट, एक मॉलिक्यूल बन जाता है अल्कोहल का, और दूसरा मॉलिक्यूल बन जाता है आयोडो एल्केन का। किसका बन जाता है? आयोडो एल्केन का। ये बात सिंपल, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब आते हैं इसके सब केसेस पे कि सर अगर 2 केसेस हैं, बस इसमें भी सीधा 2 केसेस के मुद्दे की बात बता रहा हूं। केस 1 कि सर अगर एक साइड पर एल्काइल ग्रुप, आई रिपीट, अगर एक साइड पर एल्काइल ग्रुप 1 डिग्री है और दूसरी साइड पर भी एल्काइल ग्रुप 1 डिग्री है, आई रिपीट, अगर एक साइड पर एल्काइल ग्रुप 1 डिग्री है और दूसरी साइड पर भी एल्काइल ग्रुप 1 डिग्री है, बट इनमें से एक बल्कि है, R' ले लेते हैं, एक स्मॉल है एक बल्कि है, तो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप, जो भी स्मॉलर होगा, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन या फिर आयोडो एल्केन। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, लेट्स से मैंने R' को यहाँ पे स्मॉलर अज्यूम करा हुआ है, मतलब ये कम नंबर ऑफ कार्बन वाला है, तो R' का बनेगा आयोडो एल्केन और R का क्या बनेगा? OH। मुद्दे की बात पे ला रहा हूं सीधा, आंसर इसका मैकेनिज्म में छुपा होता है, मैं आपको सीधा कंसेप्ट बता रहा हूं, अगर आप इन बातों को समझ पाओगे तो बहुत अच्छी बात, वरना मैकेनिज्म में आपको थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा।
कि अगर ईथर्स के केस में दोनों साइड पर 1 डिग्री हैं बट एक स्मॉलर है एक लार्जर साइज का एल्काइल ग्रुप है, तो ऐसे केस में स्मॉलर वाला एल्काइल ग्रुप विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ आयोडोएल्केन। ये पहला केस हो गया ये, ठीक है, हटा दूं इसको। सेकंड, या हटाना क्या है, नीचे लिख लेते हैं कि अगर एक साइड पर एल्काइल ग्रुप, इसी में चेंज कर दें, या फिर एक साइड पर एल्काइल ग्रुप इज 3 डिग्री और दूसरी साइड पर एल्काइल ग्रुप इज 1 डिग्री। आई रिपीट, एक साइड पर एल्काइल ग्रुप इज 3 डिग्री, ये केस 2 हो गया पहले, है ना। एक साइड पर एल्काइल ग्रुप इज 3 डिग्री और दूसरी साइड पर एल्काइल ग्रुप इज 1 डिग्री, तो 3 डिग्री वाला बनाएगा आयोडोएल्केन। बहुत तमीज से बात को सुनिएगा, 3 डिग्री वाला बनाएगा आयोडोएल्केन और 1 डिग्री वाला क्या बना लेगा, अल्कोहल। सेकेंड सब केस। अब आती है बारी फाइनली थर्ड सब केस की। ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है कि सर अगर फिनाइल ईथर है, जरा देखते हैं, अगर फिनाइल ईथर है और इसकी रिएक्शन अगर आप HI के साथ करवाएंगे तो लॉजिकल सी बात, यहां से बॉन्ड तोड़ना आसान है या फिर यहां से बॉन्ड तोड़ना आसान है, तो आंसर सीधा आ जाएगा सर ये वाला बॉन्ड तोड़ना ज्यादा आसान है, बिकॉज ऑक्सीजन बेंजीन इनके साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड है। यहाँ पे बॉन्ड सिंगल है, यहाँ पे बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो सर ये वाला पार्ट टूट जाएगा। तो डेफिनेटली वन ऑफ योर प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी फिनॉल, और जो एल्काइल ग्रुप बच गया वो किसका फॉर्मेशन कर देगा, आयोडोएल्केन का। किसका फॉर्मेशन कर देगा, आयोडोएल्केन का। आ रही है बात समझ में? देखो पहले ही बता रहा हूं, प्रिपरेशन मेथड में विलियमसन ईथर और केमिकल प्रॉपर्टी में HI, क्योंकि इनके सब केसेस हैं इसलिए एग्जामिनर इनके ऊपर क्वेश्चन बनाता है। एक बार दोबारा से बातों को लिख लेते हैं, कौन कौन सा कि सर अगर ROR ग्रुप में यहाँ पे 1 डिग्री है, यहाँ पे 1 डिग्री है, तो सीधा लिख लेंगे RX, या फिर आयोडोएल्केन किससे आएगा, स्मॉलर से, और एल्कोहल किससे आएगा, लार्जर ग्रुप से, लार्जर एल्काइल ग्रुप से। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या है, सर ROR में अगर एक साइड पर 1 डिग्री है और दूसरी साइड पर 3 डिग्री प्रेजेंट है, तो RI आएगा 3 डिग्री वाले ग्रुप से एंड ROH आएगा 1 डिग्री वाले ग्रुप से। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं। और फाइनली अगर फिनाइल ईथर प्रेजेंट है, आई रिपीट, अगर फिनाइल ईथर प्रेजेंट है तो वन ऑफ योर कंपाउंड या फिर वन ऑफ योर प्रोडक्ट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी फिनॉल, और जो एल्काइल ग्रुप है वो किसका फॉर्मेशन कर लेगा, आयोडोएल्केन का। इसका रीजन तो सर हमें समझ में आ गया, इसमें बहुत टेक्निकलिटी नहीं है। फिर भी अगर आपको बाकी रिएक्शन का या फिर इन ऊपर वाले दोनों बातों का रीजन समझना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बताकर आपको समझा दूंगा। कोई बहुत टिपिकल बात नहीं है, आंसर अल्टीमेटली स्टेरिक हिंड्रेंस और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में छुपा हुआ है। आपको नीड लगे तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज मुद्दे की बात तो सिर्फ ये तीनों है, ध्यान रखना। मुद्दे की बात तो सिर्फ 3 है जिनके ऊपर क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। ईथर में अगर बोर्ड में क्वेश्चन आया, मैं गारंटी देकर बोल रहा हूँ, या तो विलियमसन के ऊपर आएगा या फिर रिएक्शन विद HI के साथ आएगा। जो बच्चा गलत कराया वो मूर्ख है, साफ बोल रहा हूँ, बच्चा मूर्ख है, क्योंकि पहले बता दिया गया कि आएगा। राइट, अब आते हैं, बात अभी खत्म नहीं हुई है, ये केस तो हमारा खत्म हो गया। अब आते हैं इसका सेकेंड डेरिवेटिव पे या फिर सेकेंड सब टॉपिक पे कि सर अगर HI लिटिल अमाउंट में होता है, आई रिपीट, अगर HI लिटिल अमाउंट में होता है तो अल्कोहल सस्टेन करेगा बीकर के अंदर। बट अगर आपने HI एक्सेस अमाउंट में ले लिया, क्या ले लिया, एक्सेस अमाउंट में ले लिया, तो सर क्योंकि HI के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा हैं तो तुरंत अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर, रिएक्शन में लिख दे रहा हूं, क्योंकि सर HI के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है तो जो हमारा अल्कोहल बना है उसके साथ भी फटाफट रिएक्ट कर वाटर निकाल देंगे और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, RI का। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, RI का। तो इन दोनों रिएक्शन को ना लिखने की बजाय मैं पहले सीधा शॉर्ट तरीके से लिख देता हूं कि लिटिल अमाउंट में लेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा और एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो मुद्दे की बात है, ROR लिया, HI लिया लिमिटेड अमाउंट में, किसमें, लिमिटेड अमाउंट में, तो प्रोडक्ट फॉर्म विल बी ROH और दूसरा क्या बन जाएगा, RI। राइट, कोई दिक्कत तो नहीं। और अगर आपने ROR के साथ HI ले लिया एक्सेस में, किसमें ले लिया, एक्सेस में, तो सर पहले बनना तो ROH चाहिए, लेकिन वो ROH डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, RI में। सो या प्रोडक्ट गोइंग टू बी या फिर प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ RI और एक मॉलिक्यूल का बन जाएगा वाटर का। जस्ट अभी बताया ना रिएक्शन में कि एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा एज अ फॉर्म ऑफ बाय प्रोडक्ट और 2 मॉलिक्यूल्स आपके आयोडोएल्केन के बन जाएंगे। तो ये बात भी ध्यान रखना, लिमिटेड एक्सेस के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर लिमिटेड और एक्सेस कुछ भी मेंशन ना हो तो आप ये वाला रिएक्शन मेंशन कर सकते हो, आपका काम चल जाएगा, कोई बहुत टिपिकल बात नहीं है। राइट, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये हमारी पहली केमिकल रिएक्शन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हटा रहा हूं इसको मैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आती है सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी जिसमें है रिएक्शन विद क्लोरीन, ये भी इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद क्लोरीन। इसके कंपैरिजन में तो कम है बट फिर भी इंपॉर्टेंट है।
रिएक्शन विद Cl2, इसके अंदर भी दो सब केसेस, इसलिए मैं बातें आपको सारी एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, कि अगर मैंने CH3OCH3 लिखा और इसकी रिएक्शन में Cl2 के साथ करवा रहा हूँ, आई रिपीट, इसकी रिएक्शन मैंने CH3, ये थोड़ा लेंदी वाला ईथर ले लेते हैं, थोड़ा लेंथ ज़्यादा वाला, CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है जी। इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ करवाई, बस फर्क क्या है सर, लाइट में अलग प्रोडक्ट बनता है और डार्क में अलग प्रोडक्ट बनता है, लाइट में अलग प्रोडक्ट बनता है और डार्क में अलग प्रोडक्ट बनता है। लेकिन पहले आप डार्क का प्रोडक्ट सीखो, उससे पहले आपको अल्फा और बीटा कार्बन मार्क करने पड़ेंगे। सर ऑक्सीजन हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो ये वाला कार्बन भी अल्फा, ये वाला कार्बन भी अल्फा, ये वाला कार्बन भी बीटा और ये वाला कार्बन भी बीटा। तो अगर आप ईथर की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डार्क, मतलब लाइट का कोई भी सोर्स प्रेजेंट नहीं है, अंधेरे में रिएक्शन हो रही है, तो ऐसे केस में हैलोजिनेशन टेक्स प्लेस, हैलोजिनेशन टेक्स प्लेस एट अल्फा पोजीशन। कौन सी पोजीशन पर? अल्फा पोजीशन पर। डिपेंड करेगा आपने कितने मोल लिए हैं, पहले ही बता रहा हूं, डिपेंड करेगा रिएक्शन में कितने मोल प्रेजेंट है। अगर 1 मोल है तो सिर्फ 1 अल्फा पे होकर रुक जाएगी, 2 मोल है तो दोनों अल्फा पर होगी, 3 मोल है तो दोनों के दोनों हाइड्रोजन ये हट जाएंगे, 1 हाइड्रोजन ये हट जाएगा, 4 मोल है तो ये दोनों हाइड्रोजन हट जाएंगे, ये भी दोनों हाइड्रोजन हट जाएंगे। बट रिएक्शन सिर्फ अल्फा पोजीशन तक लिमिटेड रहेगी। आई रिपीट, रिएक्शन सिर्फ अल्फा पोजीशन तक लिमिटेड रहेगी। क्या बनी रिएक्शन? तमीज से बात को सीखेगा। CH3 प्रेजेंट है, CH प्रेजेंट है, यहाँ पे मैंने क्लोरीन अटैच करवा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ पे मैंने क्लोरीन अटैच करवा दिया, यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ गया? O ग्रुप, यहाँ पे आ गया CH2 ग्रुप और यहाँ पे आ गया CH3। क्या आ गया? CH3। सिंपल सी बात। क्या करवाया है मैंने? अल्फा पोजीशन पर हैलोजिनेशन करवा दिया सिर्फ। और अगर फर्दर ऑल Cl2 ले लेते तो सर इस वाली अल्फा पोजीशन पर भी हैलोजिनेशन हो जाता, इस वाली अल्फा पोजीशन पर भी हैलोजिनेशन हो जाता। बात आ रही है समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं। अगर आपने रिएक्शन लाइट में करवाई, इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने रिएक्शन लाइट में करवाई तो सारे के सारे हाइड्रोजन, जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सारे के सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीहैलोजिनेटेड प्रोडक्ट। तो क्या बनेगा देखना जरा, Cl3C, उसके बाद C, ऊपर भी क्लोरीन, नीचे भी क्लोरीन, यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन, कार्बन के साथ यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन और यहाँ पे आ गया CCl3। दिस इज गोइंग टू बी अ प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। बात आई समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं। तो बस ये हमारी सेकंड रिएक्शन हो गई। अब आते हैं इसके बाद थर्ड रिएक्शन में, रिएक्शन विद पेरोक्साइड। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ही बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है। तो देख लेते हैं, कोई बहुत टिपिकल बात तो इसके अंदर है नहीं। रिएक्शन विद पेरोक्साइड, रिएक्शन विद पेरोक्साइड, सॉरी नॉट रिएक्शन विद पेरोक्साइड, रिएक्शन विद एयर या फिर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जिससे बनेगा पेरोक्साइड। देखिएगा रिएक्शन जी यार, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टेक्निकली बोल रहा हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप ईथर की रिएक्शन हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन का अल्टीमेटली मतलब क्या है, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो कुछ नहीं होगा, द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर नोन एज पेरोक्सी कंपाउंड्स। क्या बन जाएगा? पेरोक्सी कंपाउंड्स। मतलब क्या हुआ, इस ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर इस वाले ऑक्सीजन के साथ वो डोनेट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड बन रहा है, देयरफॉर दिस कंपाउंड इज नोन एज पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? पेरोक्साइड। हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आ गया, बट इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है। फाइनली आती है इसकी लास्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद PCl5। क्या आती है? रिएक्शन विद PCl5। देख लेते हैं रिएक्शन, जनरल रिएक्शन। अगर आप ईथर का रिएक्शन, और ईथर एक काम करते हैं, मैं एग्जांपल से इस रिएक्शन को समझाता हूं, एग्जांपल से बेटर तरीके समझ में आएगा कि CH3OCH3 की रिएक्शन अगर आपने PCl5 के साथ करवाई, तमीज से बातों को सुनिएगा, CH3OCH3 की रिएक्शन अगर आपने PCl5 के साथ करवाई तो ये भी क्लोरो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी क्लोरो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट फॉर्म विल बी 2 मोल्स ऑफ CH3Cl। जो भी अल्काइल ग्रुप है, आपका अल्काइल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्लोरो डेरिवेटिव में, और बाय प्रोडक्ट सिर्फ एक बनेगा POCl3। ऑल्दो मैं मान रहा हूं, ऑल्दो हमने PCl5 लिया है और हमें पता है सर 2 प्रोडक्ट बनते हैं, फिर ओवरऑल 3 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, 2 बाय प्रोडक्ट बोलो या फिर ओवरऑल 3 प्रोडक्ट बोलो, लेकिन क्योंकि दोनों के दोनों क्लोरीन हमारे यहाँ से 2 क्लोरीन 2 एल्काइल हैलाइड बनाने में यूज हो गए, तो 3 क्लोरीन बचे, और 3 क्लोरीन बचे तो सिर्फ POCl3 बनेगा और रिएक्शन बस इतनी लिमिटेड रह जाएगी। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। सो दिस वाज ऑल अबाउट फिनॉल एंड ईथर, और इसी के साथ मुबारक हो, हमारा पूरा अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर चैप्टर समाप्त होता है।
अगेन आपने करना है क्या, तमीज से सारे फ्लो चार्ट्स को प्रिपेयर करोगे, प्रिपरेशन मेथड, केमिकल प्रॉपर्टीज, रिव्यू एक्सरसाइज आप लगाओ, साथ के साथ आप एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज लगाओ, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन या फिर सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए आप 10 ईयर्स लगा सकते हो, मतलब PYQs लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और दिस वाज ऑल अबाउट द एंटायर चैप्टर, तमीज से प्रिपेयर कर लिया तो पक्की बात है इसके बाद कुछ नहीं आता बोर्ड्स में। आ रही बात समझ में? अगले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, बट टिल देन ऑल द बेस्ट।